वेलकम फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बेटा आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी। बेटा आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी ने एक बहुत बड़ा बम्पर ऑफर आपके लिए खोला है कि आप कोरोना काल में स्टडी नहीं कर पाए थे, तो आइकॉनिक एकेडमी के सभी स्टाफ ने ये सोचा कि कुछ नया करना चाहिए, बच्चों के हित में करना चाहिए, बच्चों के फेवर में करना चाहिए। जो चीज़ें पूरी ईयर में नहीं पढ़ी वो अपन एक ऐसा मॉडल पेपर या ऐसा कुछ क्रिएशन करें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन सोल्व करवाएं जिससे कि बच्चे को पास होने के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल मिले, या जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाने के लिए, या कुछ बच्चों के लिए कि वो कैसे पेपर को सोल्व आउट करें। जैसे कि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, तो उनको ये चीज़ें पता नहीं रहती कि कैसे शॉर्ट नोट्स में कितना लिखना है, फुल क्वेश्चन में कितना लिखना है। वो सब चीज़ें अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे, पेपर का आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आपको मैं 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा और उन 8 से 9 क्वेश्चंस के अंदर आपको कम भी नहीं तो 90% आपको मटेरियल वहाँ पे पेपर में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आपको एक एक चीज़ों को सोल्व आउट करके, आपको डायग्रामेटिक, आपको इमेज बेस, आपको कैसे कौन से क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करना है, कितना शॉर्ट नोट्स में वहाँ पे आपको लिखना है, कितना कौन सी आपको मेन हेडिंग में लिखना है, कौन सी आपको स्मॉल हेडिंग में लिखना है, कौन सा सब हेडिंग में लिखना है, वो सब आपको यहाँ पे सोल्व आउट करवाया जाएगा। तो बेटा पेपर को आप ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट की तरह आप समझ के चलिए कि यहाँ से आपको कम भी नहीं 90% आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। पेपर का पैटर्न पूरा यूनिवर्सिटी बेस्ड रहेगा। पेपर के अंदर आपको 9 क्वेश्चन, पेपर में आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पे या तो आपको 9 क्वेश्चन जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, 8 या 9 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, तो वो सारे के सारे आपको किसी ना किसी रूप में शॉर्ट नोट्स में या कैसे भी आपको वहां पे मिल सकते हैं। तो जब तक आप पेपर को पूरा पढ़ोगे, पूरा देखोगे, आपको एक बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए होगा कैसे किसी बच्चे को, कैसे अपने मार्क्स को एग्रीगेट आगे की तरफ बढ़ाना है, कैसे पेशेंट बच्चे को आप कैसे नंबर उसको लाने चाहिए, कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए एग्जाम में, वो सब चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ बेटा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पेपर, जो आपका 80 नंबर का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग काम में आता है। और वो एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि जो फाउंडेशन में है उसके अंदर 16 यूनिट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 16 के 16 यूनिट आप पढ़े। तो मैं कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, तो वो सब अपन सोल्व आउट यहाँ पे करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए। आपको हो सकता है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो पीडीएफ में आपको मिल जाए, वो सब अपन देखेंगे वो बाद में, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको यहां से खूब ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ये क्लास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, क्लास 3 से 4 घंटे की हो सकती है बेटा। तो अगर 3 से 4 घंटे की हो तो अपन इसको डिवाइडेशन में भी कर सकते हैं, 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा क्लास आपको देखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे मैंने सोल्व आउट करवाया। अगर आप वैसे ही, अगर आप मैंने एग्जाम में लिखते हो, यूनिवर्सिटी की कॉपी में अगर आप वैसे लिखते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ये मैं गारंटी लेता हूं, जिसके नंबर अगर आपको 40 नंबर अगर मिल रहे थे, या आपको 30 नंबर ऐसे सोच के चल रहे थे, 35 नंबर, वहीं से इन क्वेश्चनों से आप मिला सकते हो, 60 से 65 नंबर आप यहां से ला सकते हो। तो बेटा बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। तो एग्जाम से पहले जो थॉट फियर आता है बच्चों को दूर करने के लिए, तो जोश किसी भी असंभव को संभव में बदल सकता है। जोश किसी भी असंभव को संभव में बदल सकता है। जिस चीज को आप इम्पॉसिबल मानते हो कि ये चीज मेरे लिए इम्पॉसिबल है, ये मैं कर ही नहीं सकता, उन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो बेटा, पॉसिबल कर सकते हो। बस एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। और टीम आइकॉनिक आपको हर सब्जेक्ट का, हर एक ईयर का आपको क्या मिलेगा बेटा, सॉल्यूशन और पेपर आपको मिलेगा, जो पेपर आपको मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाने वाला है, और उनसे आपको क्वेश्चन वहां पे एक मिलने वाले हैं। एक मॉडल टाइप का एक पेपर बनाया गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेटा एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं मान के चले, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे और क्रिएटिव रहे। अगर आप क्रिएटिव रहोगे तो आप एग्जाम में जरूर सक्सेस पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना इस एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पहुंचा जाएगा वो किस हिसाब से पहुंचा जाएगा। जैसे कि अगर मैं पेपर की बात करूं तो बेटा पेपर आपके पास आएगा, वैसे ही पेपर में यहां पे आपको जो कॉर्नर है, जो लेफ्ट साइड का कॉर्नर है बेटा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा पेपर कोड। ये है बेटा 51-30 आपके पेपर कोड आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर लिखा हुआ आएगा, नर्सिंग फाउंडेशन लिखा हुआ आएगा, और ये थर्ड पेपर है आपका। कौन सा पेपर है बेटा, थर्ड पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का आता है और 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है।
5 से 6 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन पेपर के अंदर पुटअप किए जाते हैं। अब तक 6 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन क्या पता 2021 का टाइम है, चेंज कुछ पेपर का पैटर्न भी आपके पास में चेंज हो सकता है, तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का या आपको देखने को मिलेगा, या 8 नंबर का, या 8 के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। तो वो सब पैटर्न, मैंने एक पैटर्न आपके लिए तैयार किया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसका आंसर अपन को कैसे लिखना है वो सब चीजें भी अपन क्या करेंगे बेटा, सोल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए आर्ट। क्या है बेटा कि एक क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट के 4 टाइप में मैंने यहाँ पे पुटअप किए हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि डिफाइन द नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए आर्ट। तो डिफाइन द नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए आर्ट में आपको क्या करना है वो अपन सोल्व आउट करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, आपको एक्सप्लेन करना है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या होती है और क्वालिटी एंड रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं, वो चीज आपको डिस्कस करनी है। इसके अलावा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कोड ऑफ एथिक्स। तो ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, या 2 पार्ट में भी हो सकता है, या सिंगल लाइन क्वेश्चन भी आपके लिए ये हो सकता है। जैसे कि अगर मैं सिंगल लाइन क्वेश्चन की भी आपको मैं बताऊंगा कि सिंगल लाइन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो बेटा ये ऐसे आ सकता है कि डिफाइन द नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक है। इसके बाद में आपको एक्सप्लेन द रोल एंड क्वालिटी ऑफ नर्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफाइन नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, एक्सप्लेन दी डिटेल इन कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए आर्ट क्या होती है, और उसके अंदर आपको दिया जा सकता है कि रोल ऑफ द नर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या हो सकते हैं, इसके अलावा क्वालिटीज ऑफ क्या होती है। इसके अलावा यही क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि एंड डिफाइन द नर्सिंग डेफिनेशन एटलीस्ट 5 या 3 डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है नर्सिंग की, या नर्सिंग का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। तो वो सब क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करना है, इन सब का आंसर मैं आपको यहीं पे और इसी जगह आपको इसी प्लेटफॉर्म से आपको दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं कि फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट आंसर है अपने पास में, आंसर है बेटा अपने पास में कि फर्स्ट ए को अपन कैसे लिखे, फर्स्ट ए को अपन कैसे लिखे। तो बेटा फर्स्ट ए है, समझते हुए चलिए वो चीजें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, एक पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा बेटा आपको, क्योंकि मिनिमम टाइम के लिए अपने पास मैक्सिमम टाइम में जितना आपको ब्रीफली एक साथ हमने फास्टली चलेंगे, पूरा आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सोल्व आउट हो जाए, तो अपना एकदम कॉन्फिडेंस और एकदम सारे एकदम एफर्ट के साथ में आपको बैठना है, कॉन्शियसली बैठना है, सारे पेन कॉपी लेके आपको बैठना है, कैसे इस क्वेश्चन को अपन सोल्व आउट करेंगे। तो पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। अपने पास क्वेश्चन मिला था कि आपको डिफाइन करना है नर्सिंग को और नर्सिंग एज ए आर्ट क्या होती है। 4 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, 4 नंबर में आपको कितना कुछ लिखना है वो सब चीजें मैं आपको यहां पे बताता हूं बेटा। देखिए कि मान लो आपके पास नर्सिंग एज ए आर्ट लिख रहे हो, सबसे पहले उसने पूछा कि नर्सिंग एज ए आर्ट क्या होता है, नर्सिंग की डेफिनेशन। तो आपको लिखना है कि नर्स जो वर्ड था वो कहां से आया था, कि बेटा ये नर्स वर्ड था जो लैटिन वर्ड से आया था और जिसका मीनिंग अपन को देखा था न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है आपको पोषण प्रदान करने वाला, सकलिंग दूध पिलाने वाली, और ये रेफर किया था एक वेट नर्स जो आपकी दाई माँ वगैरह होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया था। तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे पुटअप करनी चाहिए। उसके बाद में आप इसके अंदर ब्रीफली लिख सकते हो कि ये जो ओनली 16th सेंचुरी में था, तो मॉडर्न नर्सिंग एज ए पर्सन केयर ऑफ द इन्फर्म, जो न्यूबॉर्न बेबी होते थे, जो इन्फेंट बच्चे होते थे, उनकी केयर की जाती थी। नर्सिंग में ऐसे कुछ बताया जाता था। लेकिन आर्ट के अंदर क्या होता है, नर्सिंग एज ए आर्ट। नर्सिंग एज ए आर्ट में अपन लिख सकते हैं कि एक प्रकार का स्किल्स होता है, एक प्रकार का विकास होता है, एक प्रकार डेवलपमेंट होता है, जो एक्वायर्ड कहां से एक्वायर्ड होगा बेटा, आपकी स्टडी से और आपके जो प्रैक्टिस आप जो करते हो और बॉडी और प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको ये मिल सकता है। और हाउ टू वर्क, कि कैसे वर्क किया जाए। नर्सिंग एज ए आर्ट एक रिक्वायर्ड होता है सिंपैथेटिक हार्ट एंड विलिंग हैंड। आपको अपने आप से हाथ ऊपर करके आपको क्या करना है, एक सिंपैथेटिक, एक सद्भावना के साथ में आपको क्या करना है बेटा, इस आर्ट को कंप्लीट करना है। तो आर्ट क्या होता है, एक प्रकार का नर्सिंग एज ए आर्ट क्या कह सकते हो आप, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं जो मैंने अपन यहाँ पे लिखा है वो लिखे, आपको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि एक प्रकार आर्ट है, एक प्रकार की कला है जो आपको एक्वायर्ड होती है किसी बेटा स्टडी से, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से, और उसको अपने को करना होता है कि कैसे इसको वर्क को अप्लाई किया जाए जो आपकी प्रैक्टिस है उसके ऊपर। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ये आपका एक
4 नंबर के अंदर आपका थोड़ा से 2 लाइन 3 लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो। 2 लाइन 3 लाइन से काम नहीं चलेगा बेटा, कम से कम आपको इसका आगे का पोर्शन भी आप लिखना पड़ेगा। जैसे कि डिक्शनरी मीनिंग आप लिख सकते हो नर्स की, कि नर्स की डिक्शनरी मीनिंग क्या होती है। तो नर्स की डिक्शनरी मीनिंग होती है बेटा कि आपको क्या करना है, नरिश टू चेरिश सपोर्ट सक्सेन एंड टू सर्वाइव। आपने पढ़ा होगा, आपको जब भी आपने बुक में कैसे पढ़ा होगा वो सब चीजें यहाँ पे बताएगी कि नरिश, नर्स का मतलब डिक्शनरी मीनिंग में अगर मैं देखूं तो नरिश पोषण प्रदान करवाने वाली, सब्स्टिट्यूट्स एनर्जी देने वाली और आपको अवॉइड इंजरी से अवॉइड करवाने वाली एक महिला या एक पुरुष आपके बीच में होता है जो आपकी क्या करता है बेटा, केयर प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में यहाँ पे ट्रेन किया जाता है जो कैलकुलेटिव, जो कलेक्टिव एक्टिविटीज होती है एजुकेशन के लिए, कि आप अपनी जो नॉलेज आपने लिए हैं उसको कैसे आप परमानेंटली ग्रोथ करें और डेवलपमेंट करें किसी की प्रोग्रेस के लिए, किसी की हेल्थ की प्रोग्रेस के लिए। इसके अलावा इसका अंदर लिख सकते हो कि एक प्रकार का क्यूरेटिव केयर होती है, क्योर करने वाली, उपचार करने वाली और ट्रीटमेंट देने वाली। किसको ट्रीटमेंट दोगे बच्चे, जो सिक और इल पर्सन है उसको। तो यहां पे आप डिक्शनरी मीनिंग में ऐसे भी लिख सकते हो कि नर्स है नरिशमेंट हो सकती है, न्यूट्रिएंट हो सकती है, जो प्रोवाइड करवाती है आपको नॉलेज अबाउट द डिजीज कंडीशन एंड क्योर करती है, आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है जो सिक और इल पेशेंट होता है उसका। तो ये आपको पैराग्राफ आपको लिखना चाहिए। फिर उसके बाद में आप लिख सकते हो कि नर्स का मीनिंग क्या होता है। जो आपने पढ़ा होगा कि नर्स का मीनिंग होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि आपकी कितनी उपयोगिता है, आप कितने नोबेल हो, कितने लॉयल हो, यूजफुलनेस के बारे में आप बता सकते हो। तो ऐसे अगर आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर से यहां से मिल सकते हैं। यहां से अगर आप इस पैटर्न से लिख के आते हो तो बेटा अगर आपको 4 नंबर का वो क्वेश्चन है तो 2 नंबर इसमें मिलेंगे प्लस 2 नंबर आपको डेफिनेशन अगर आपकी सही होती है तो टोटल आपको 4 नंबर इसमें मिल सकते हैं। तो एग्जामिनर आपको आराम से 3.5 नंबर यहां पे दे सकता है, 3.5 नंबर यहां पे दे सकता है। और कोई मान लो अगर 4 नंबर भी अगर उसको देना हो तो वो कभी घबराएगा नहीं, कभी सोचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इस पैटर्न से आपने आंसर को सोल्व आउट किया है। तो ये तो बेटा एक पैटर्न में आपको समझा रहा हूं, आपको पूरी चीजें डिस्कस यहां पे नहीं कर सकते कि कैसे आपको पेपर में ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे पॉइंट आए तो आपको किस टाइप से आपको लिखना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पॉइंट्स नहीं समझाऊंगा, वो सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे अपन एक क्लास के अंदर जैसे डिस्कस करते हैं वैसे नहीं कर पाके अपन फटाफट अपन सब चीजें अपन डिस्कवर करेंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइटनेस होती है, अधिकार होती है, सिंपैथी होती है, सिंपलिसिटी स्वभाव की होती है, इसके अलावा एफिशिएंसी होती है, समता होती है, एफिमेटिव होती है। ये सब किसके अंदर होती है बेटा? नर्स के अंदर आपके पाई जाती है। तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है बेटा कि डेफिनेशन लिखना है। तो एटलीस्ट 3 डेफिनेशन आपको यहाँ पे पुटअप करनी चाहिए तो आपको बढ़िया नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन वो 3 डेफिनेशन आपको अकॉर्डिंग टू अगर पूछी जाती है तो वेरी बेस्ट, अगर आप जैसे भी डेफिनेशन लिख के आते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू लिख के आनी चाहिए। जैसे कि सिंपल डेफिनेशन अगर वर्जीनिया हेंडरसन से देखें तो एक नर्सिंग क्या बताया था वर्जीनिया हेंडरसन ने कि एक यूनिक फंक्शन बताया था कि जो नर्स होती है वो असिस्ट करती है किसी इंडिविजुअल को। नर्स होती है बेटा किसको असिस्ट करेगी? किसी भी इंडिविजुअल को क्या करेगी बेटा? असिस्ट करेगी। क्यों करेगी बेटा असिस्ट? क्योंकि उसकी जो सिकनेस है और उसकी जो वेलनेस है उसको क्या कर सकते हैं बेटा? परफॉर्म करने के लिए, कि जो भी उसकी एक्टिविटी है, जो भी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा? पीसफुल डेथ। अगर उसकी शांति से वो, पीसफुल का मतलब होता है शांति से वो मर सके, ऐसा क्रिएशन ना हो कि वो तड़प के मर रहा है। तो जो वर्जीनिया हेंडरसन थी उन्होंने बताया था आपको कि नर्स क्या होती है, एक प्रकार का यूनिक फंक्शन होता है, एक अलग फंक्शन होता है जो आपको असिस्ट करता है कि पेशेंट को कैसे असिस्ट किया जाए, कैसे उसकी सिकनेस और वेलनेस को किया जाए, परफॉर्म कैसे किया जाए कोई भी एक्टिविटी को जो उसके कंट्रीब्यूशन उसकी हेल्थ के अंदर सहायता प्रदान करे और उसकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए आपको, या उसकी जो डेथ है वो शांति के साथ मर सके। इसके अलावा जो परफॉर्म किए जाने वाली गाइडेंस है या आपकी जो एटीट्यूड है वो नेसेसरी स्ट्रेंथ और वो नॉलेज आपको प्रोवाइड कौन करवाती है बेटा? नर्स प्रोवाइड करवाती है। ऐसे ही अगर मैं देखूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बताया था कि जो डिस्क्राइब होता है नर्सिंग एज ए आर्ट, क्या होती है? एक एक्ट होता है जो यूटिलाइज किया जाता है इन्वायरमेंट, जो वातावरण के जो पेशेंट है उसको असिस्ट करने के लिए या उसकी रिकवरी करने के लिए, उससे रिकवर करने के लिए, जो इन्वायरमेंट है अपन उससे कैसे रिकवर किया जाए। तो ये आपको यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है कि कौन सी चीज आपको ब्लू पेन से लिखनी है। आप सिर्फ एग्जाम में ज्यादा कोई जरूरी नहीं है कि आप 3-4 प्रकार के पेन यूज में नहीं लेना है बेटा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपको जो पेपर है वो सोल्व आउट करना है बेटा 3 घंटे में, और 3 घंटे में आपको इतना लेंथी पेपर आपको देखने को मिलेगा आप सोच नहीं सकते। तो डरे नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल
भी नहीं डरना है, डर के आगे बेटा क्या है, जीत है। और अगर आप इनको सोल्व आउट करोगे, अगर आप इनको समझते हुए चलोगे तो आराम से इन पेपर को सोल्व आउट कर सकते हो। तो जैसे मैंने ब्लैक पेन से जो हेडिंग लिखी है वो ब्लैक से लिखना है, और जो ब्लू पेन से है उसका अंदर का कंटेंट आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो इस पेपर में आपको यह भी समझ में आएगा जो मैंने लिखा है कि आपको कौन सी चीज ब्लैक पेन से लिखनी है, कौन सी आपके लिए हेडिंग होगी और कौन सी आपके लिए पैराग्राफ होगी। तो ये दो डेफिनेशन अपन ने लिखी, ठीक है बेटा। इसके बाद में अपन एक डेफिनेशन यहां पे और कर सकते हैं जो अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने दी थी। तो उन्होंने क्या बताया था कि एक प्रकार का प्रोटेक्शन होता है, प्रमोशन होता है ऑप्टिमम करने के लिए, जो हेल्थ हैबिट है उसको ऑप्टिमम करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, एक एबिलिटी होनी चाहिए कि प्रिवेंट कर सके, किसी भी बीमारी से आपको बचा सके, कोई भी इलनेस इंजरी से आप क्या कर सकते हो बेटा, बचा सकते हो, एलिवेट कर सकते हो जो सफर कर रहा है, जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आप पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हो, ह्यूमन का रेस्पॉन्स आप देख सकते हो, और एडवोकेसी उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वकालत कर सकते हो उसके इंडिविजुअल के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, पॉपुलेशन के लिए। ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो बेटा, लिख सकते हो। तो आपने यहां तक अपन ने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया और फर्स्ट का ए डिस्कस किया अपन ने, और फर्स्ट का ए क्या था बेटा कि नर्सिंग एज ए आर्ट क्या होता है और डिफाइन द नर्सिंग। तो अपन ने 3 डेफिनेशन और उसके बारे में अपन ने थोड़ा सा लिखा। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन आप करके आते हो जिस पैटर्न से मैंने लिखा है तो आपको आराम से बेटा 4 नंबर आपको यहां से मिल सकते हैं, और वो 4 नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन के लिए हो सकते हैं। आपके एग्जाम में पास कराने के लिए, आपका जो बुरा वक्त है उसमें निकालने के लिए आपको क्या मिल सकता है बेटा, हेल्पफुल मिल सकती है। अब अपन ने दूसरा क्वेश्चन था अपना, एक बार अपन पेपर की ओर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे अपन एक बार वापस से चलते हैं कि क्या था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा अपन ने नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए आर्ट अपन ने डिस्कस किया है। इसके बाद में एक्सप्लेन करना है नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एंड क्वालिटी एंड रोल ऑफ नर्स। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, आपको डालना है जो आंसर की सीट है, आपको जो आंसर सीट मिली है यूनिवर्सिटी की एग्जाम कॉपी जो आपको मिली है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहां से आप 2 लाइन छोड़ सकते हो या 1 लाइन छोड़ सकते हो, ज्यादा आपको लाइनिंग भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद में आप क्वेश्चन का आंसर डाल सकते हो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्वेश्चन फर्स्ट का बी, और फर्स्ट के बी के अंदर आप लिख सकते हो कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक प्रकार का क्या होता है बेटा, व्यवसाय होता है। क्या होता है, व्यवसाय होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशन क्या होता है, एक प्रकार का ऑक्यूपेशन होता है, वोकेशन होता है जो यूज लिया जाता है एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, और पर्पज क्या कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आपको क्या करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एक पर्सन से अदर पर्सन में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए लिया जाता है। जैसे कि दूसरी डेफिनेशन आप यहां लिख सकते हो कि प्रोफेशन एक डिफाइन करता है कि एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है जो एथिकल कंपोनेंट, जो आपका एथिकल का मतलब होता है जो रूल और रेगुलेशन से आपका मिलकर बना होता है, जो डिवोटेड होता है कि किसी भी, डिवोटेड का मतलब समर्पित होता है बेटा किसी भी प्रमोशन करने के लिए, जो ह्यूमन है और उसकी जो हेल्थ है और जो सोशल वेलफेयर है उससे आपको क्या करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। या आप यहाँ पे एक डेफिनेशन ये ऐड कर सकते हो कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या है। यहां पे अगर आप ऐड करते हो तो आपका 2 नंबर या 1.5 नंबर का काम यहां पे हो गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर आपको 1 से 1.5 नंबर आपको यहां पे प्रोवाइड करवाएगा बिना कुछ सोचे समझे। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने ये डेफिनेशन दी है, ये तीनों डेफिनेशन आपको देनी बेटा, जब मिलेंगे आपको 1.5 नंबर। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइन लिखी या 1 लाइन लिखी तो आप, सर ने तो बोला था वीडियो में कि 2 नंबर मिल जाएंगे, बेटा नहीं मिलेंगे। आपको 1 से 3 डेफिनेशन कम से कम एटलीस्ट लिखनी चाहिए। जहां डिफाइन आता है वहां पे 3 डेफिनेशन आपको एटलीस्ट लिखनी चाहिए, 2 तो कम से कम लिखनी ही लिखनी है, 3 आप लिख सकते हो। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन क्या होता है बेटा, एक प्रकार का व्यवसाय मैंने बताया, और जो ग्रेजुएट करती है, डिप्लोमा लेती है। अरे सिंपल है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम क्या हो, एक प्रकार के प्रोफेशनल स्टूडेंट हो। आप क्या कर रहे हो, किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, नर्सिंग की एजुकेशन ले रहे हो किसी स्कूल के अंदर, और मीट रिक्वायरमेंट के लिए कि जो रजिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए कि 4 साल बाद में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, इसीलिए तो आप मेहनत कर रहे हो। जो लाइसेंस है वो स्टैंड के अंदर जो प्रैक्टिस करने के लिए, आपको हॉस्पिटल में काम करने के लिए, आपको किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो वही तो क्या है बेटा, प्रोफेशन नर्स है। उसमें कौन से आपको गणित लगानी है। तो आपको जब भी लिखो आप लिख सकते हो कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन क्या होता है, ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है जो आपको रिकॉग्नाइज नर्सिंग स्कूल से मिल सकता है, या आपको स्कूल मतलब जो जीएनएम करते हैं उनकी बेटा स्कूल होती है, कॉलेज से मिल सकता है, मीट रिक्वायरमेंट के लिए कि किसी भी रिक्वायरमेंट को लिए, और या आपको रजिस्ट्रेशन आपको यहां से मिल सकता है। तो ये चीज आपको लाइसेंस आपको मिलता है। तो यहां तक अपन ने 1.5 नंबर का काम हो गया। ना के आपको लिखना है बेटा टाइम मैनेजमेंट का, आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो उसी के पीछे अपन लगे हुए हैं 2 घंटे से, बेटा ऐसा नहीं करना है। आपको आराम से टाइम देखते हुए आराम से आपको क्या करना है, आपका एक क्वेश्चन हमेशा
फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 1 आवर का टाइम लगता है बेटा, 1 आवर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर पूरा पटम सटम जो भी आपका मसाला है जितना याद किया था वो सारा का सारा आप उसके अंदर क्या कर देते हो, लिख देते हो। नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए ओनली 40 मिनट्स के अंदर। कितने हो जाना चाहिए बेटा? 40 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। और बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं बेटा। टाइम ज्यादा वेस्ट करोगे आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना बेटा, पेपर के अंदर जो भी 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए वो 5 के 5 आपको कंप्लीटली आपको लिखने, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेवकूफी की बात होगी। कम से कम 4.5 से कम क्वेश्चन आपको नहीं करने। क्यों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा, जब तक अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको नंबर कहां से मिलेंगे? घर से थोड़ी लिख के देगा। अगर आप 2 ही क्वेश्चन कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन का मतलब 32 नंबर, और 32 नंबर में बेटा पास थोड़ी हो जाओगे। 32 के 32 आपको पूरे नहीं मिल सकते, आपको नंबर मिलेंगे वहां पे 20-25 या 25 से 30 के बीच में। फिर भी आपके पास क्या हो रहा है, नंबर कम पड़ रहे हैं। तो नंबर कम पड़ रहे हैं तो बेटा आपको जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको टाइम लग सकता है, तो 40 मिनट आपको लग सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो बेटा 30-30 मिनट में आपको करना है। 3 घंटे का एग्जाम है, बाकी के आराम से होते हैं 4 क्वेश्चन, क्योंकि 10-5 मिनट तो आपको वैसे भी तो चाहिए फ्रेश होने के लिए। तो क्वालिटीज को या तो आपको वो बोलेगा कि एनलिस्ट करो, ठीक है बेटा। अगर ऐसा पूछा जाता है कि एनलिस्ट करो, तो एनलिस्ट का मतलब तो आपने जैसे मैंने लिख रखा है वैसे के वैसे एनलिस्ट कर दो, ठीक है। नंबर उसमें देख लेना कि कितने नंबर का है। अगर 2 नंबर का है तो काफी है, एनलिस्ट ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो आपको यहां पे ये लिखा हो कि एक्सप्लेन भी करो, एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल, और एक्सप्लेन इन डिटेल के अंदर अगर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन इन डिटेल। अगर डिटेल के अंदर पूछ रहा है तो बेटा आपको क्या करना है, इन सब को, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि 15 के 15 जो मैंने लिख रखी, ये इसलिए लिख रखी है कि आपको कम से कम इसके अंदर से 8 से 9 आपको याद करनी है बेटा। 8 से 9 तो आपको याद होनी चाहिए, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल अगर आपके पास पे क्वेश्चन आता है तो बेटा इनको आप क्या करोगे, सारी की सारी जितनी भी, अगर आपको 15 याद है तो 15 बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। और नंबर अगर देख लेना कि मान लो इसके नंबर आपको दे रहे हैं 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करवा रहा है, बेटा छोड़ना ही मत, चूकना ही मत। 4 नंबर है, पूरे के पूरे एक्सप्लेन करो। टाइम का आपको मैनेजमेंट रखना है, ठीक है। तो होनेस्टी क्या होती है बेटा? ईमानदारी, ठीक है। तो अपन को यहां पे मान लो अगर लिख सकते हो, टाइम देख लेना, अगर आपके पास टाइम है तो ही आपको क्या करना है बेटा, पूरा एक्सप्लेन करना है, नहीं तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि नंबर आप उसके देख लेना कि कितने नंबर है। 2 नंबर में अगर एनलिस्ट पूछते हैं तो एनलिस्ट में तो आप ये कर सकते हो। होनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो उसको, इस लाइन से भी लिख सकते हो कि जो नर्स है वो क्या होनी चाहिए, ए नर्स आर द क्वालिटी ऑफ द नर्स इन प्रोफेशनल नर्स की। इसमें आप लिख सकते हो, मैं 2 का लिख के बताऊंगा, बाकी का आपको सबका मीन समझाऊंगा, वो आप सबको अपने आप से लिखना है। होनेस्टी, होनेस्टी इट मीन्स द नर्स आर बेस्ट क्वालिटी आर प्रेजेंट ए होनेस्टी। होनेस्टी का मतलब क्या है बेटा? ईमानदारी। एक पॉइंट आपका बन गया फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आप लिख सकते हो, द होनेस्टी आर प्रेजेंट in nursing work, in his nursing work and its care। बस ज्यादा नहीं लिखना है, ये आप लिख सकते हो। तो 2 या 3 लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। तो होनेस्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी ईमानदारी है वो नर्स के अंदर क्या होनी चाहिए, ईमानदारी आपके अंदर देखने को मिलनी चाहिए। दूसरा आता है बेटा लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। तो जो क्वालिटी है वो उसके अंदर जो काम कर रही है उसमें भी क्या होनी चाहिए बेटा, वफादारी होनी चाहिए। डिसिप्लिन और आपके ओबीडियंस, अनुशासन उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कर्टेसी, शिष्टाचार, अच्छे से वो बात करे, शिष्टा से अपने आप को गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करे, एंगर के साथ विश नहीं करे। डिग्निटी, उसकी जो डिग्निटी है उसकी एक एरिया है उसके अंदर रह के वो काम करे। इसके अलावा क्या है कि प्रोफेशनल अपीयरेंस, की जो अपना प्रोफेशन है या पर्सनल अपीयरेंस जो दूसरों के सामने वो शो कर रही है वो ऐसा ना करे कि दूसरे उसके लिए गलत सोचे। इसके अलावा ऑप्टिमम स्टॉक आउटलुक, अपना लुक जो दे रही है दूसरों के सामने अच्छा परफॉर्म करना है खुद को। इकोनॉमी, जो भी अपन काम कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी को सोच के कर रहे हैं, आपको बेनिफिशियन देना है हॉस्पिटल को और खुद के लिए भी आपके लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियन। सिंपैथी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पेशेंस। सिंपैथी का मतलब होता है आपको सद्भावना या सहानुभूति, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर
आपको लोगों को समझने की भावना वहां पे होनी चाहिए, पेशेंस, धैर्य आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा धैर्य, इसके अलावा आपको ऑब्जर्वेशन एंड आपको अडेप्टेबिलिटी, आपका जो ऑब्जर्वेशन है या आपको अडेप्ट होने की, जो आपके लिए कि इस चीज में अडेप्ट हो सकता हूं, जो आपको नया आपको जो थीम मिल रही है उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, अडेप्ट होने की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जेंटलनेस एंड क्यूटीनेस, आप जो भी जा रहे हो ऐसे नहीं है कि आप ऐसे शर्ट बार करके जा रहे हो या ऐसे जा रहे हो बिना दाढ़ी वाड़ी के, आपको क्या करना चाहिए, जेंटलनेस होनी चाहिए, अच्छे से आपको अच्छे कपड़े वगैरह में और अच्छे उसके साथ में आपको हॉस्पिटल जाना है। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, जिम्मेदारियां मिल रही है, उनको आपको क्या करना है बेटा, एफर्ट लगा के काम करना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, किसी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी अपन कर रहे हैं। एबिलिटी होनी चाहिए इंस्पायर होने की, एबिलिटी करो दूसरों को इंस्पायर करने की। इसके अलावा टेक्निकल आपको कंपिटेंसी होनी चाहिए कि जो भी टेक्निकल नॉलेज है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में ये थी बेटा क्वालिटीज के बारे में, अपन एनालिस्ट कराए तो कैसे लिखना है और एक्सप्लेन कराए तो कैसे लिखना है, वो मैंने सब आपको बता दिया है। अगर इस क्वेश्चन में पूछता है तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप इनके अंदर आपको एक एक लाइन आपको क्या करनी है बेटा, इसके अंदर आपको लिखनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा इफेक्टिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अगर यहां पे 1 नंबर की इसमें डेफिनेशन हो गई मान लो, और 2.5 नंबर का आपका एक तो क्या हो गया, इसके अंदर 2 चीजें रोल और क्वालिटी, तो आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा थोड़ा आप इनके अंदर लिख सकते हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखना है। इसके अलावा रोल ऑफ नर्स, अगर रोल ऑफ नर्स का अगर आपको वैसे ही अगर जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है रोल ऑफ नर्स का कि साहब आप क्या करो, एक्सप्लेन करो डिटेल के अंदर, तो डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करो तो बेटा केयर गिवर क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो अगर आपको पूछा जाता है फुल क्वेश्चन, ठीक है, ये 6 नंबर का है, तो बेटा ये 8 पॉइंट है, 8 के 8 आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन आपको यहां पे करने हैं कि केयर गिवर कैसे होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हो पैराग्राफ में कि द नर्स, सॉरी, the important function of the nurse are caregiver, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो द नर्स प्रोवाइड द केयर to the patient and its family member, फैमिली मेंबर को करवा सकती है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर कि द नर्स प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि नर्स का एक इंपॉर्टेंट काम होता है केयर गिवर, केयर प्रोवाइड करवाती है जो इल पेशेंट है या जो सिक पेशेंट, तो ये कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो द नर्स एज ए सॉरी कि नर्स रोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर सिक एंड इल पर्सन, तो ये ऐसा आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपका एडवोकेसी की, जो भी आपका एडवोकेसी की तरह कैसे काम करती है कि आपकी जो नर्स है वो बेटा जो हिस्ट्री वगैरह लेती है या जो मेडिकल लीगल इश्यूज केसेस होते हैं उनके अंदर काम करने का काम करती है। क्रिटिकल थिंकर कि नर्स के अंदर ऐसी थिंकिंग होती है कि पेशेंट अगर ऑन साइट अगर आपका इल हो रहा है या बीमार हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको क्या कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। टीचर के रूप में आपका काम करती है, एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड करवाती है, कम्युनिकेटर के रूप में कम्युनिकेशन करती है, कन्वर्सेशन करती है, आइडिया थॉट को क्या करती है, एक्सचेंज करती है, मैनेज का काम करती है, रिसर्चर का काम करती है और रिहेबिलिटेटर का काम करती है, रिवर्ट बैक लाने का काम करती है कि कोई भी रिसर्च के अंदर मैनेज करने का, ठीक है, ये सब काम कौन करती है, नर्स करती है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है, आपको ये इस टाइप से आपको लिखना है। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन आपने कौन सा कर लिया है कंप्लीट बेटा, आपने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ये क्वेश्चन आपका हो गया है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन बचता है बेटा लास्ट का, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट कोड ऑफ एथिक्स।
6 नंबर का क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो अपन देखते हैं कि कैसे अपने को कोड ऑफ एथिक्स के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले अगर आपका क्या करोगे, यहां पे आप करोगे कि एथिक्स के बारे में आप लिखोगे। क्या करोगे बेटा, एथिक्स के बारे में आप लिख सकते हो। ये फुल क्वेश्चन भी आपको 16 नंबर का पूछा जा सकता है कि डिफाइन कोड ऑफ एथिक्स एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकता है बेटा। कैसे मिल सकता है, फुल क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि मान लो क्वेश्चन आपको मिल रहा है डिफाइन एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल सकता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स के बारे में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको फुल क्वेश्चन मिल सकता है। अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो कितना लिखना है, 6 नंबर के में आता है तो कितना लिखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है मटेरियल है वो 16 नंबर के हिसाब से दिया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है बेटा, पूरा क्वेश्चन फुल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आप याद में कर सकते हो। अपन ने देखा है एक क्वेश्चन से अपन ने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे निकाले। तो क्या ऐसा है, ग्रीक वर्ड है एथिको, जिसका मीनिंग क्या होता है, कस्टम और गाइडलाइन बिलीफ, जो आपके यकीन होते हैं, कस्टम्स रीति रिवाज जो होते हैं। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशनल आर कोड है कोड ऑफ एथिक्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोफेशनल नर्स के, वही क्या कहलाते हैं बेटा, कोड ऑफ एथिक्स कहलाते हैं। कोड ऑफ एथिक्स स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेशन मेंबर्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मेंबर है टुवार्ड जो काम कर रहा है उसके लिए। इसके अलावा कोवर्कर के साथ में आपके जो सोसाइटी है उसके साथ में। इसके अलावा का पर्सन है वो बिकम ए मेंबर ऑफ द प्रोफेशन एंड एक्सेप्टेशन। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिविंग कोड ऑफ एथिक्स एज ए प्रोफेशन की। प्रोफेशनल क्या होता है बेटा, मैं ब्रीफली आपको समझा सकता हूं। इतना अपन डिटेल में इनको नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इतना अपने पास में टाइम अपने नहीं है। आपको मैं शॉर्ट स्वीट तरीके से मैं आपको इसका गाइडेंस देता रहूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स कहां से आया था बेटा, एथिक्स वर्ड आया था एथिकोस, ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका मीनिंग क्या देखा था अपन ने कि कस्टम्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, बिलीव्स होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक जो प्रोफेशनल नर्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा, कोड ऑफ एथिक्स कहलाते हैं। एथिक्स का मतलब होता है प्रिंसिपल रूल ऑफ रेगुलेशन की, कैसे कौन से सिद्धांत है कि कितना आपको एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए प्रोफेशन के लिए, आपको कोवर्कर्स के साथ में कैसे आपको बिलीव करना है, कैसे आपको यकीन करना है, कैसे उनके साथ काम करना है, कितनी ईमानदारी से आपको काम करना है, वो सब आपको रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये कोड ऑफ एथिक्स के बारे में आपको लिखना है। तो अपन ने पढ़ा कोड ऑफ एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में अपन ने पढ़ना है कि कोड ऑफ एथिक्स की जो नर्सिंग होती है वो प्रोवाइड करवाती है प्रोफेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी द प्रोटेक्शन ऑफ द नर्स एंड क्लाइंट। ये क्या करवाती है बेटा, कोड ऑफ एथिक्स क्यों जरूरी है कि ये प्रोटेक्शन करते हैं जो भी आपके क्लाइंट है, जो पेशेंट है उसको, और जो आपके नर्स है उसको, दोनों को प्रोटेक्शन का काम कौन करती है बेटा, कोड ऑफ एथिक्स करती है। अभी मैंने बोलता है कि एथिक्स क्या होते हैं, रूल और रेगुलेशन प्रिंसिपल होते हैं जो गवर्न करते हैं राइट ऑफ कंडक्ट कि कौन सा सही है पेशेंट के लिए, सही सिद्धांत से काम करते हैं। डील क्या करते हैं बेटा, गुड एंड बैड, मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, जो आपके ऑब्लिगेशन जो ऑब्जेक्शन है उनको, ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में कौन बताता है बेटा, कोड ऑफ एथिक्स बताते हैं। इसी प्रकार से आपको डिजाइन करना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, कोड ऑफ एथिक्स जरूरी है। इसके बाद में आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो डायरेक्ट। अगर 16 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा इतना लिख के आपको जो भी प्रिंसिपल आपको लिखा है, रेस्पेक्ट टू पर्सन, कि आपको दूसरे लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसके बारे में आप लिख सकते हो। रेस्पेक्ट टू ऑटोनॉमी, जो ऑटोनॉमस बॉडी है जो अपने आप क्या कर रही है, लागू कर रही है, प्लान लागू कर रही है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट ऑफ द फ्रीडम, जो आपको फ्रीडम मिल रहा है उनके बारे में आपको लिखना है। बेनिफिशियंस, कि क्या बेनिफिशियन मिल सकते हैं, फ्रेडिलिटी, कॉन्फिडेंटिलिटी, राइट्स, ये सब आपको क्या करना है बेटा, अगर 16 नंबर का आता है तो इन एक एक चीजों को आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। और अगर ये 6 नंबर के में है तो आप डायरेक्टली इनको एथिकल प्रिंसिपल के थ्रू आप लिख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट आपको लिखना है कि आईसीएनसी कोड ऑफ एथिक्स इन 1973, कि 1973 डायरेक्ट ये भी आ सकता है आपके पास में कि आईसीएनसी के कोड क्या थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन और निकल के आता है इसी क्वेश्चन से, कैसे आ सकता है वो क्वेश्चन, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको डिफाइन करना है सर, डिफाइन
ICN कोड ऑफ एथिक्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बेटा आपको वही आपको फॉर्मेट लिखना है कि पहले तो आपको कोड ऑफ एथिक्स के बारे में लिखना है, एथिक्स क्या होते हैं, फिर कोड ऑफ एथिक्स के बारे में लिखना है, और डिटेल से अगर आपको पूछा जा सकता है तो वो भी आपको एक प्रिंसिपल्स आपसे अगर पूछे जा सकते हैं तो लिख सकते हो। लेकिन आपको ये तो लिख सकना है कि फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नर्स की, जो 4 फोल्ड्स है कि आपको प्रोटेक्ट, हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इलनेस से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, एलिवेंट कैसे कर सकते हैं जो भी सफर कर रहा है। जैसे कि प्रोटेक्ट हेल्थ को कैसे करेंगे, कोई मान लो पेशेंट है स्मोकिंग कर रहा है तो उसको आप क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो कि आपको हेल्थ के लिए इंजरियस है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, किसी इलाज के उनको जानकारी दे सकते हो कि ये चीज नहीं करें, आप वैक्सीनेशन के बारे में बता सकते हो। रिस्टोर कैसे करें, रिस्टोर करना है, जैसे कि आपका हैंड फ्रैक्चर हो गया है उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट में ला सकते हो, तो उसको क्या करना है, रिस्टोर करना है, एलिवेटेड करना है सफरिंग को, जो फिर सफर कर रहे हो उसको आपको क्या करना है बेटा, एलिवेट आपको करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है बेटा, ये आप लिख सकते हो, इनको आपको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन आपको लिखना है, 2-2 4-4 लाइन इसके बारे में आपको लिखनी है, तो आपके नंबर अच्छे मिल सकते हैं। इसके बाद में आपको मोरल इंटीग्रिटी, ठीक है, कि आपको क्या, इसके बाद में है कि क्वालिटी ऑफ एथिकल नर्स की क्या हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ICN वाला ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है बच्चे, 4 नंबर में भी आ सकता है। 4 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट जैसे क्वालिटी पूछ ली तो आपको ये 6 क्वालिटी लिख के इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। मोरल इंटीग्रिटी की सास क्या है, होनेस्टी क्या है, ट्रूथफुलनेस क्या है, मोरल करेज क्या है, एडवोकेसी क्या है, पावर क्या है, कल्चरल सेंसिटिविटी केयर कैसे दी जाती है, तो इन चीजों के बारे में बेटा आपको एक्सप्लेन करना है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा सकता है। और अगर आपको फुल क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया तो उनके अंदर आपको इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है बेटा कोड ऑफ ICN के कोड ऑफ एथिक्स। 6 कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, तो इनके बारे में अगर आप ऐसे जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बना रखा है तो उस हिसाब से अगर आप बना के आओगे, गोल अगर राउंड में सर्कल में अगर आप बना के आते हो तो एक अट्रैक्टिव लगता है, अपने आप जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में इजीली रहता है और आपको अपने आप वो नंबर दे देगा अगर आप ऐसे लिख के आते हो। तो यहीं से आपको क्या मिल सकता है बेटा, यहीं से आपको नंबर यहां से मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, आपने अगर ऐसा बनाया है, ये आपका 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स था, तो यहीं पे आपको 2 नंबर तो यहीं पे मिल जाएगा। आगे का अगर आपने मटेरियल लिखा है तो वो पल्स करते हुए आपको 1 से 1.5 नंबर और दे देगा, टोटल 3.5 नंबर हो गए बेटा, मजे हो गए, जिंदगी बन गई तेरी। 3-3 4-4 नंबर, ये आधा नंबर भी बेटा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये बचाता है बेटा 2 मार्क शीट से, किससे बचाता है बच्चे, 2 मार्क शीट से। तो अगर आपको 2 मार्क शीट नहीं लेनी है तो ये सारा पेपर का सॉल्यूशन देके, हर सब्जेक्ट का देके, इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके बुरे वक्त में काम आने वाली चीजें ऐसे ही नहीं बनाए, रात काली कर करके ये पेपर आपके लिए बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ICN कोड के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा अगर आप बना सकते हो, नर्स एंड पीपल के लिए क्या कोड थे, क्या रूल एंड रेगुलेशन थे। अगर आपको एथिक्स का पता है तो आप इनके चीजों के बारे में भी लिख सकते हो। तो एथिक्स मैंने क्या बताया था बेटा, क्या गुड है क्या बैड है, क्या प्रिंसिपल है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो चीजें अगर आपको पता है कि नर्स के लिए क्या सही है और क्या गलत है, पर्सन के लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसकी प्रैक्टिस के अंदर नर्स की प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, और अगर गलत कर रही है तो उसके लिए कौन सा कोड ऑफ एथिक्स, ये सारे आपको सोसाइटी के लिए क्या है, नर्स एंड वर्कर के लिए क्या है, नर्स स्टैंडर्ड प्रोफेशन के लिए क्या है, नर्स एंड लेजिस्लेशन के लिए क्या है, ये सब चीजें आपको मिलेगी बेटा। पेपर आने के बाद में आप खुद सोचोगे कि ये सारे क्वेश्चन आपके अंदर, आपके दिमाग में गूंजेंगे कि ये क्लास तो अपन ने ले लिए, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर लिए थे, तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, तो बेटा यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है बेटा यहाँ पे कि कैसे कैसे आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन नर्सिंग एज ए आर्ट, है ना, जो मैंने सारे आपको बताया कि कैसे फुल क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, और आपको आधा क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का या 6 नंबर का, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से आपको करना है। इसके बाद में आपको ये देखिए अच्छे से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप ऐसे करके आते हो तो बेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड राइट इट्स पर्पज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका 4 पार्ट है इसके अंदर और 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, तो 4-4 नंबर में आपको कितना लिखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स, काइंड्स,
मेथड ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन करना है नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप को। अब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको किस किस तरह से पूछा जा सकता है वो मैं बता देता हूं एक बार आपको। तो बेटा अब लिख लो, जैसे कि मान लो डिफाइन कम्युनिकेशन इन इट्स पर्पज, ये आ गया। इसके बाद में आपको एलिमेंट्स पूछ सकता है इसके साथ में, या इसके मेथड्स पूछ सकता है। एक क्वेश्चन 16 नंबर का ये भी आ सकता है। इसके बाद में आपका आ सकता है कि बैरियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे भी बन के आ सकता है, क्वेश्चन नंबर जैसे कोई भी क्वेश्चन मान लो, और वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिफाइन कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। यहां से आपको पूछ सकता है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। या पेशेंट, या इसके साथ में आपको लिख सकता है एंड रोल ऑफ नर्स, इन कम्युनिकेशन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन जब मैं कितने क्वेश्चन बनाता हूं वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन में क्या क्या रोल है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लिखूं इसी का, तो दूसरा क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से बन सकता है कि आपको क्या हो सकता है, डेफिनेशन तो आपको इंपॉर्टेंट पूछेगा, या यहां पे ऐसे भी आ सकता है बेटा आपके पास में इंट्रोड्यूस अबाउट कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट, टाइप्स, ये भी पूछ सकता है। इसके बाद में आपको पूछ सकता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहां पे बना रहा हूं। नेक्स्ट आता है बेटा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन एनपीआर, और बेटा एनपीआर यही है एनपीआर, ठीक है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, या आईपीआर भी यहां पे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना बेटा, आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा यही क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि आपको लिखना है बेटा कि एलिमेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। या आपको कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पूछ ली, साथ में आपको पूछ ली कि बेटा प्रोसेस लिखिए, इसकी प्रोसेस को राइट डाउन करना है, एक्सप्लेन करना है, तो भी आपको किस तरह से करना है। आपको इसी आंसर में, इसके जितने भी आंसर मैं सोल्व आउट करूंगा उसमें सारे क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा कैसे शॉर्ट नोट्स में लिखना है और कैसे फुल क्वेश्चन में लिखना है। तो देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का अपन सोल्व आउट करते हैं, कैसे करते हैं, पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का अपन। अब बात आती है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल गया कि क्वेश्चन सेकंड का आपको सबसे पहले तो आपको लिख देना है आंसर सेकंड का दे रहा हूं। किसका दे रहा हूं बेटा, सेकंड का दे रहा हूं। अगर आपने ऐसा नहीं लिखा तो आपके लिए क्या हो सकता है, ये बुरा वक्त हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि तो कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, सब कुछ भूल भाल के, ऐसा नहीं कि आपको पेपर ही भूलना है या आंसर ही भूल जाओगे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन आंसर सेकंड, और सेकंड का कौन सा क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड का बेटा पार्ट में डिवाइडेशन है। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप सेकंड आंसर इसका लिख सकते हो। अगर आपको वो बोले कि पार्ट में आपको पर्सन मिल रहा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, तो आप लिख सकते हो बेटा, जैसे मैंने लिखा है आंसर सेकंड का ए है। कौन सा है, आंसर सेकंड का। अगर वो मार्किंग में अगर इस टाइप से, तो आप एक ही जगह क्या लिखोगे, इस टाइप से लिखोगे। अगर आपका क्या है, ए है, कैपिटल ए है, तो आप ए लिखोगे। तो ये चीजें बेटा इंपॉर्टेंट होती है, बारीकी से इनको देख लेना, क्योंकि कई नालायक कैसे होते हैं तो डायरेक्ट वो लिख के आ जाते हैं कि क्या लिखना है मेरे को, उनको ये नहीं पता है मैं कौन सा आंसर कर रहा हूं, कहां उनका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहां उनका आंसर खत्म होता है, यही पता नहीं रहता। तो बेटा तेरे को ही नहीं पता रहेगा तो एग्जामिनर को कहां से सपना थोड़ी आ रहा है कि ये मिस्टर साहब की कॉपी है, ये मिस्टर उनकी कॉपी है, मिस्टर उनकी। तो बेटा इनके लिए आपको, इसीलिए ये वीडियो आपको सोल्व आउट करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ चीजें पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे इन्हीं चीजों को सिखाने के लिए आपको किया जा रहा है। तो वर्ड कम्युनिकेशन कहां से आया, एक लैटिन वर्ड से आया, यार लिख सकते हो, जिसका कहां से, कम्युनिज वर्ड से आया है, ठीक है, कम्युनिज से, कम्युनि मत बोल देना, कम्युनिज से आया है, और जिसका मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन। क्या होता है बच्चे, कॉमन। इसके बाद में आप लिख सकते हो कि इसका
इम्प्लीज होता है कि अंडरस्टैंड, इम्प्लीज का मतलब क्या होता है कि इससे क्या समझते हो, तो अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इसके बाद में आप लिख सकते हो कि अंडरस्टूड होता है जनरली अंडरस्टूड प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ आइडिया। कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपन कोई भी आइडिया, आपके थॉट हैं, आपके विचार्स हैं, आपके माइंड की जो एक्टिविटी है या आपके सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो आप क्या कर रहे हो बेटा, एक्सचेंज कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। क्या कर रहे हो बेटा, एक्सचेंज करते हो अपने आइडिया, थॉट और फैक्ट्स, फीलिंग्स आपको बिटवीन वन टू अनदर पर्सन, एक से दूसरे पर्सन में। तो एक से दूसरे पर्सन में करते हो वो अंडरस्टैंडिंग की क्या कहलाती है बेटा, कम्युनिकेशन कहलाती है। इसके बाद में कम्युनिकेशन क्या है, एक बेसिक एलिमेंट होता है ह्यूमन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कन्वर्सेशन, जो अपन बात कर रहे हैं या दो लोगों से अपन मिल रहे हैं, उनकी क्या होता है बेटा, बेसिक एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपका क्या कर रहा हूं, ये मेरा वन वे कम्युनिकेशन है, जो आप वीडियो देख रहे हो वो वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको बात करनी है तो आप मेरे को मैसेज करोगे, डायरेक्टली नहीं पूछोगे, ठीक है। इसके अलावा इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट, ये क्या होता है, एक प्रकार का मोस्ट वाइटल कंपोनेंट होता है जितनी भी नर्सिंग प्रैक्टिस होती है उनके लिए। और ये क्या होता है, ग्रेट आपको क्या करता है, नर्सिंग जो प्रैक्टिस है इंडिविजुअल की, इंटरपर्सनल है, कम्युनिकेशन है, स्किल्स को बढ़ाती है, एस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप को। जो रिलेशनशिप है वो ऐसी टाइप से बनता है, क्योंकि अगर जब तक अपन आइडिया, थॉट, अगर विचार अपन एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तब तक आप क्या कर पाओगे, कम्युनिकेशन आपका ठीक नहीं होगा। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है बेटा, आपका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में आप लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर कम्युनिकेशन आपको पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन अपन ने देखा कि डिफाइन कम्युनिकेशन, तो डिफाइन कम्युनिकेशन में आपने क्या लिखा है, उसका इंट्रोडक्शन लिखा। सबसे पहले बेटा आपको इंट्रोडक्शन, आपको उसका जानकारी आपको देना जरूरी है। फिर उसके बाद में इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अपन करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन मैंने बोली कि 3 डेफिनेशन तो आपको कम से कम लिखनी है। सिंपल है, कम्युनिकेशन का होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिससे अपन इंटरेक्शन करते हैं या इंफॉर्मेशन एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, वही क्या कहलाते हैं आपकी। और वो इंफॉर्मेशन या तो आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकते हैं, आपके फैक्ट्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं, ये सब है। कम्युनिकेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो पास करती है, पास करना, एक से दूसरे में पहुंचाना, अंडरस्टैंड होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, ठीक है, या इंटरेक्ट होना, एफर्ट लगाना किसी भी सिचुएशन से, ठीक है। थर्ड जो आपकी डेफिनेशन है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो मैसेज को आपको क्या करवाती है, पास करती है कि किसी भी सेंडर से या किसी भी ऑब्जेक्टिव से, किसी भी चैनल से, किसी भी मैसेज से, वो सब क्या कहलाता है आपका कम्युनिकेशन। अरे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से तो बात करते होंगे, अपने बॉयफ्रेंड से बात करते होंगे कई लड़कियां, तो वो क्या है बेटा, एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। व्हाट्सएप मैसेज करते हो, वो एक प्रकार का चैनल हो गया, ठीक है, मैसेज माध्यम, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद में आपको पर्पज के क्या पर्पज हो सकते हैं, तो पर्पज क्या होता है बेटा, अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो आपकी जो प्रोसेस है, जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर आपका इंटरेक्शन रहेगा, तो एक प्रकार की क्या होता है, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, इंटरप्ट करती है, अडॉप्ट करती है पॉलिसी को, ऑर्गेनाइजेशन को, मोटिवेशन को, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑथोरिटी आप यहाँ पे पर्पज लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद में अपन का क्वेश्चन है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना सेकंड, क्या था बेटा इसके अंदर, सेकंड था आपका डिस्क्राइब करने थे आपको एलिमेंट्स और इट्स काइंड और मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर आप लिख सकते हो, सिंपल है, कम्युनिकेशन आपने खूब पढ़ा है और पूरे 4 साल में काम आ सकता है। एलिमेंट्स में आपने देखा होगा, ये सिंपल से, अगर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है कि बहुत ही अच्छी पिक्चर है, बहुत शानदार आपकी पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, तो इस पिक्चर से आप समझ में आ रहा होगा, ये मैंने ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी ही पिक्चर बना के हो, लेकिन ऐसा कुछ आप बना के आ सकते हो, तो ये अट्रैक्टिव रहेगा। सेंड किया है मैसेज को, मैसेज गया किसी भी चैनल के थ्रू, आपका व्हाट्सअप हो सकता है, ईमेल हो सकता है, आपकी पोस्ट हो सकती है, आपकी कम्युनिटी पोस्ट हो सकती है, आपने कुछ स्पीड पोस्ट से भेजा है, ठीक है, वो क्या हुआ, एनकोड हुआ। एनकोड मतलब अगले के पास कम्युनिकेट हुआ, किसमें, मोबाइल में गया। डिकोड, अगले ने सुना उस चीज को, उसने क्या किया, रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद में उसने क्या भेजा, जो भी आपका मैसेज था उसका आंसर उसने देना सही समझा कि मैंने आपको मैसेज किया, मैंने आपको बताया, आप उस मैसेज को क्या आपके पास पहुंचा, आपको क्या हुआ, एनकोड हुआ। एनकोड करने के बाद में पहले तो पहुंचने का एनकोड, आपने उस चीज को सुना, उस चीज को देखा, तो वो डिकोड हो गया। आपने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद में आपको जो भी उस चीज से मिला कि फीडबैक दिया, कि अरे मान लो वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, लाइक डिसलाइक, वो क्या एक प्रकार का फीडबैक मिलता है कि वो कैसा पढ़ाते हैं, क्या मिलता है, फीडबैक के बाद में एनकोडिंग दोबारा उसने फीडबैक किया कम्युनिकेशन चैनल से, और ये क्या कर दिया, वापस सेंडर के पास में पहुंच गया। ऐसा आपको एक डायग्राम आपको बनाना है और उस डायग्राम के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये डायग्राम आप क्या करते हो,
इसकी पिक्चर ले लो बेटा। जैसे ही मैसेज भेजा, मैसेज कहाँ पे गया, ठीक है, कोई भी मैसेज एनकोड किया, एनकोड मैसेज पूछा, डिकोड हुआ रिसीवर के पास, रिसीवर ने क्या किया, फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद में क्या हुआ कि आपका सेंडर के पास में आया मैसेज। नॉइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे बना के आप इनके बारे में लिख सकते हो कि सेंडर कौन होता है, जो मैसेज सेंड कर रहा है। फीडबैक मैसेज क्या हो सकता है, मैसेज कुछ भी आपका मैसेज हो सकता है। डिकोड एनकोड के बारे में मैंने यहाँ पे समझा दिया। नेक्स्ट आता है बेटा कि काइंड्स ऑफ। काइंड का मतलब होता है टाइप, आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर टाइप आपके 16 नंबर के अंदर ही पूछे जाते हैं तो आपको टाइप मैं बताऊंगा कौन से लिखने, और अगर काइंड्स के बारे में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। छोटा ये एक फॉर्मेट है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्लाइंट के कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चरल हो गया, तीसरा थेराप्यूटिक हो गया। जो सोशल कम्युनिकेशन होता है वो अनप्लान्ड होता है बेटा, कभी भी प्लान, कुछ भी सेटिस्फेक्शन देने के लिए, जैसे कि मान लो आपका पेशेंट, आपने क्या कर रहे हो, केयर उसको प्रोवाइड करवा रहे हो और उसको क्या कर दिया, एलिमिनेशन की नीड है, टॉयलेट करने की नीड है, पोटी करने की नीड है, तो वो क्या हो गया बेटा, सोशल कम्युनिकेशन। स्ट्रक्चरल में क्या होता है बेटा कि कोई भी टीचिंग प्लान हो गया, जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट है, उनको इंसुलिन के बारे में बताना है कि कैसे पेशेंट इंसुलिन खुद इंजेक्ट करता है अपनी बॉडी में, तो वो क्या हो गया बेटा आपका स्ट्रक्चरल हो गया। इसके बाद में आपका थर्ड टाइप है थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक क्या होता है, अनप्लान्ड होता है। कैसा होता है बेटा, अनप्लान होता है। थेराप्यूटिक कैसा होता है बेटा, अनप्लान होता है, सॉरी। थेराप्यूटिक कैसा होता है बेटा, अनप्लान होता है, और अनप्लान के अंदर जो भी यूज लिया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि मान लो पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि पेशेंट के मान लो फीवर हो गया, फीवर के अंदर आपको पहले से थोड़ी पता था कि इसके फीवर होगा, या कम्युनिकेट कर दिया। मान लो उस पेशेंट को क्या हो गई बेटा, एंजाइटी हो गई, डर गया, तो आपने क्या लिया, थेरेपी, कुछ भी मेडिसिन वगैरह आपने प्रोवाइड यूज ली और वो क्या कर दिया, आपने कम्युनिकेट कर दिया। अगर यही क्वेश्चन अगर 2-4 नंबर का आ रहा है तो आप काइंड्स में लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन अगर 16 नंबर में आ रहा है तो बेटा आप टाइप ऑफ कम्युनिकेशन लिख सकते हो। कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेट इन्वॉल्वमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्टिकल मतलब जो सेम एज ग्रुप है वहां पे या सेम एरिया के अंदर हो रहा है। हॉरिजॉन्टल हाई अथॉरिटी से लो अथॉरिटी के अंदर जा रहा है। इसके बाद में डाउनवर्ड अपवर्ड, ठीक है, नीचे से आपका मान लो आपके हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड है वहां से आपने क्या पहुंचा है, ऊपर जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वहां तक पहुंचा है, अपवर्ड। ऊपर से आपको नीचे की साइड में मिल रहा है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, आपके मैनेजमेंट से आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। इसके बाद में फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब अकॉर्डिंग टू कोई भी सोशल हो सकता है, अनप्लान्ड हो सकता है। इनफॉर्मल मतलब अपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए पहले से उसके बारे में, ठीक है। अदर टाइप के अंदर लिख सकते हो पर्सनल कम्युनिकेशन, कि पर्सनल जो तुम और बिहेव आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आप करते हो, बाबू सोना होना, वो क्या कहलाता है बेटा, पर्सनल कहलाता है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि आपका मान लो मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको पूछा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। तो यहां पे आप ऐसा कुछ डायग्राम बना के, ये इफेक्टिव लगेगा, नाम से इफेक्टिव है तो आपका नंबर भी बेटा इफेक्टिव ही मिलेंगे। जैसे कि क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर अपन कम्युनिकेशन करेंगे तो अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। क्यों, अपन ने कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा, एक्सचेंज अपने आइडिया थॉट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, जो अपन डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो कम्युनिकेशन से आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो। मोर प्रोडक्टिविटी, खूब सारा प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बारे में आप पता करवा सकते हो। कंसिस्टेंटली नेटवर्क फॉलो, आप अपना नेटवर्क फैला सकते हो कम्युनिकेशन करके। एक चीज को अगर मैं बताऊंगा, जैसे कि अगर आइकॉनिक के बारे में आप लोगों को बताओगे तो ये क्या होगा, इसका नेटवर्क फैलेगा, लोगों तक पहुंचेगी ये बातें कि आइकॉनिक में ऐसे टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन, आपका बिजनेस रिलेशन भी इससे बन सकता है। बेटर कंट्रोल हो सकता है, एडवांस प्रोफेशनल इमेज हो सकती है, बेटर रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल, जो भी स्टॉक होल्डर है वो सब आपके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगर आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा बना के इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। अगर ये फुल क्वेश्चन आ रहा है तो आप इनके बारे में बनाओ, आपके पास टाइम है तो बेटा इनके बारे में अगर एक एक लाइन लिखोगे तो वो बेस्ट है, ठीक है। इसके पहले अपन ने क्या पढ़े थे, टाइप अपन ने पढ़े थे। अगर ये 16 नंबर का आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, 4 नंबर का आ रहा है तो आप 4 नंबर के डायरेक्ट यहां से लिख सकते हो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बाद में 3 टाइप, और 3 टाइप के बाद में अगर ये चार्ट आपको याद है, इसमें कुछ ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। वर्टिकल और आपका हॉरिजॉन्टल होता है, डाउनवर्ड अपवर्ड होता है, कम्युनिकेशन में फॉर्मलिटी, कम्युनिकेशन टाइप्स, ये आप लिख सकते हो,
ठीक है। इसके बाद में अगर बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन कौन से ऐसे बैरियर आते हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, तो बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकती है, नॉइस हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, पुट डाउनवर्ड हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है, डिस्कम्फर्ट विद आपका टॉपिक हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, टाइम मोर, ऐसा बना के आप इनके बारे में आप लिख सकते हो कि लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, मेरी हिंदी लैंग्वेज है आप सबकी इंडिया के अंदर, और मैं यहाँ पे अगर आपके पास में संस्कृत में ये सब चीजें समझाऊं तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। एक टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपके एग्जाम में 3 घंटे बाद में आप वो सिर्फ चीजें नहीं कर सकते, तो टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है। अदर पीपल को क्वेश्चंस, ये सब आपको एक सिंपल वर्ड्स है। ये नॉइस, अगर ज्यादा शोर शराबा हो रहा है तो वहां पे आप क्या नहीं कर पाओगे, कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं कर सकते हो। डायरेक्शन, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो भी आप कम्युनिकेशन नहीं करवा सकते। तो ये आप लिख सकते हो। अगर 4 नंबर में आ रहा है तो ऐसे लिख के आपको इनके बारे में लिखना है। अगर फुल क्वेश्चन जैसे अपन चल रहे हैं तो उसके बारे में आप ये लिख सकते हो। इसके बाद में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बेटा ये फ्लो चार्ट बनाओ, और फ्लो चार्ट के अंदर एक एक चीज को आप क्या कर सकते हो बेटा, एक्सप्लेन आपका कर सकते हो। जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट से क्या क्या बैरियर है, टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट, नॉइस, चॉइस ऑफ मीडिया। इसके बाद बैरियर कोजिंग ऑर्डर, रॉन्ग चॉइस ऑफ द मीडिया, मीडिया की अगर चॉइस गलत है उसके बारे में लिख सकते हो। सिस्टमेटिक बैरियर की जो भी सेंटर्स है, जो शब्दकोश है वो समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। इसके बाद में बैरियर कैन नॉट बी मीनिंग, उनकी मीनिंग ही नहीं जान रहे। कल्चरल बैरियर कि कल्चर ऐसा था ही नहीं, उसके बाद में आपने कुछ भी डाइवर्सिटी या कल्चर के बारे में आपने समझा ही नहीं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल एटीट्यूड के बारे में आपने नहीं बताया, तो इनके बारे में आप लिख सकते हो। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप से आपको लिखना है। इसके बाद में कि अगर प्रिंसिपल पूछ सकते हैं तो अगर 4 नंबर में प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, 8 नंबर में प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, तो ऐसा सर्कल बनाओ। आपको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, जो भी कम्युनिकेशन दे रहा है वो कॉन्शियस होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनके जो चीजें आपको बता रहा है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, हर एक चीज का आपको क्लियरिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए कि जो भी बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है ना। कंट्रेक्टनेस हो सकती है, कंप्लीटनेस हो सकती है, करेक्टनेस हो सकती है, कोआर्स हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है बेटा, वहां पे लिखनी है। इसके बाद में आता है कि बेटा एनपीआर क्या होता है या आईपीआर क्या होता है। तो बेटा ये 16 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, यह आपको पूछा जा सकता है, 8 नंबर में पूछा जा सकता है, या आपके क्वेश्चन के अंदर भी आपके आ सकता है 6 या 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स अगर ये ऐसा भी लिखा हुआ है तो बेटा घबराना मत, ये वही चीज है, एनपीआर सेम है, आईपीआर सेम है, यही चीज है। क्या है बेटा, आईपीआर, ये सेम चीज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, मतलब जो अपन थेरेपी दे रहे हैं पेशेंट को डिफाइन क्या करता है, हेल्पिंग रिलेशनशिप बनाने के काम में आता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए। क्योंकि जो भी अपन थेरेपी दे रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट को अपन अगर उसको बिलीव ही नहीं होगा कि मेडिसिन से ये चीजें आपको फायदा होगी तो वो आपका ट्रीटमेंट ले लेगा क्या। तो अपने को क्या करना है बेटा, इन चीजों के बारे में बताना है। नर्सिंग फेथ होना चाहिए, होप होना चाहिए, ठीक है। अदर सर्विसेज आपको क्या होना चाहिए, रेस्पेक्ट, न्यूट्रिएंट्स, होप, बीइंग, इमोशनल स्पिरिचुअल नीड ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स। ये आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप बनाना है और ऐसा आपको लिखना है। इसके बाद में नर्सेज, आप रिलेशनशिप, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप पेशेंट को स्टैंडर्ड अप्लाई करता है होता है नर्स को, रिगार्डलेस आपको जो रोल है, जो प्रैक्टिस है, उसके लिए आपको 5 की कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं आपकी थेरेप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप, प्रोफेशनल इंटीमेसी, पावर, एम्पैथी, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। ये सब आपके पास में क्या होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। इंटीमेसी मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। पावर, आपके पास में पावर होनी चाहिए जो भी कर रहे हो। एम्पैथी मतलब जो सद्भावना है, सहानुभूति है, रेस्पेक्ट करनी है, ट्रस्ट आपके बीच में होना चाहिए। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। इनको आप क्या कर सकते हो बेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो, 2-2 लाइन इनमें लिख सकते हो। अब आपको क्या है कि नर्स पेशेंट एंड एनेबल टू नर्स एंड स्पेस टाइम कैन नोट, ये सब आपको क्या होना चाहिए बेटा, लिखना चाहिए। सिंपल से सेंटेंस है, सिंपल से वर्ड है, ये सब चीजें आपको लिखना है इसके अंदर। मैं समझा देता हूं कि जो भी रिलेशनशिप है, पेशेंट को जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर बीच में तालमेल अच्छा होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए कि आप अपने पेशेंट के साथ में क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पेशेंट को इंटरेक्ट कैसे करें, अपनी साइड में क्यों, अपने को क्यों जरूरी है, एनपीआर क्यों जरूरी है। क्योंकि बेटा अगर एनपीआर नहीं होगा तो आपकी जो केयर प्रोवाइड करवा रहे हो वो नहीं प्रोवाइड करवा सकते, अच्छे से केयर नहीं प्रोवाइड करवा सकते, वो चीजें आप क्या नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा भी आपको रेस्पेक्ट, पर्सपेक्टिव, रिगार्डिंग, मीनिंग, परफेक्टनेस, आप उन पेशेंट को अगर यकीन ही नहीं होगा, उस चीजों का बिलीव ही नहीं होगा, ट्रस्ट ही नहीं होगा, ठीक है, तो आप क्या इफेक्टिव रहेगा, क्या नहीं रहेगा। इसके अलावा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर होने चाहिए कि बेटा जो नर्स है वो क्या होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए पेशेंट के लिए, मेकिंग डिसीजन, ट्रूथ, एफर्ट,
कि जो जो एफर्ट पेशेंट के लिए चाहिए, ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए नर्स के लिए, लाइकली पेशेंट अप्रोच, स्ट्रिक्टली गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए पीपुल को, ठीक है, ये सब आपको लिखना है। एम्पैथी, सद्भावना, शोज पेशेंट के लिए, पुट एफर्ट्स आपको लगानी, ठीक है, उसकी जो भी अप्रोच है, जो उसकी नीड्स हैं उसको स्ट्रिक्टली, या जो भी आपको जरूरत पड़े अगर स्ट्रिक्ट होने के लिए तो भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो आउट इनको करना है। इसके बाद में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो 5 कंपोनेंट्स है इसके अंदर कि आपके नर्स और पेशेंट के लिए ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली है। इसके अलावा गुड क्वालिटी और रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए कि प्रोफेशनल फुलफिलमेंट होनी चाहिए, जो भी प्रोफेशनल नर्स है वो फुलफिल होनी चाहिए अपने वर्क के अंदर। इसके अलावा टाइम को सेव करने वाली होनी चाहिए कि पेशेंट का टाइम भी खराब ना हो, खुद का भी टाइम खराब ना हो। इंक्रीज कॉम्प्लिकेंट्स, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उनसे आपको क्या करना है, ट्रीट करना है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन के साथ में। जो भी उसके प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। इसके बाद में आपका जो ये अपन ने पढ़ा कि बेटा सेकंड क्वेश्चन अपना क्या था कि कम्युनिकेशन के बारे में था कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, तो इन चीजों का नॉलेज अपन ने यहाँ से लिया। इसके बाद में अपना कम्युनिकेशन ने अपन ने स्टार्ट किया और कम्युनिकेशन के बारे में अपन ने बता दिया। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन आता है और थर्ड क्वेश्चन के अंदर आता है बेटा 2 क्वेश्चन। एक तो आता है ब्रीफली, आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है करंट फॉर्मेट ऑफ आपको आईसीएन जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में। तो बेटा जो भी नर्सिंग प्रोसेस है ये 16 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये दोनों, तो ये मैंने 8 नंबर के दिए। अब 8 नंबर में कैसे लिखना है वो जरूरी है, 16 नंबर में तो आपको पता है कि ये चीजें आपको इसमें इन्वॉल्व करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करंट फॉर्मेट ऑफ आईसीएन। अगर बेटा वही क्वेश्चन है सेम, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन नर्सिंग एज ए प्रोसेस, जो आपको नर्सिंग प्रोसेस है उसके बारे में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड का ए, आपको सबसे पहले मैंने एक ही चीज बताई कि थर्ड का ए लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो उसके बारे में आपको लिखना होता है। नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस किसने दी थी, जीन ऑरलैंडो ने दी थी। किसने दी थी बेटा, जीन ऑरलैंडो ने दी थी। डेफिनेशन क्या है कि एक प्रकार की सीरीज ऑफ इवेंट होता है जो आपके सिस्टमेटिक रिलेशनशिप होता है, प्लानिंग होती है कि जो केयर आप प्रोवाइड करवाने वाले हो कि वो किस हिसाब से आप केयर प्रोवाइड करवा सको, तो वो सब चीजें इसके अंदर आपको लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइक्लिक नेचर का होता है, डाटा इसके अंदर होता है, इनपुट नेक्स्ट पेज के अंदर होता है, कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है, खत्म नहीं होती है कभी भी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, सेंटर होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग को इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन, सबके साथ में कोलैबोरेटिव केयर अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इस हिसाब से आपको क्या करना है बेटा, स्टेप्स आपको बनानी है। फर्स्ट स्टेप आते हैं असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके बाद में प्लानिंग, इसके बाद में इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये आपको बनानी ही बनानी है। इसके बाद में अगर आपको यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैं बता देता हूं कि मान लो ये क्वेश्चन है आपका थर्ड का ए है, तो थर्ड का ए ऐसे भी पूछा जा सकता है, डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन एनी वन स्टेप। अब एनी वन स्टेप के अंदर 5 स्टेप है, 5 में आपको कोई से भी लिख सकते हो। मान लो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि साहब असेसमेंट मेरे को पूछना है, असेसमेंट इसमें लिखो, तो असेसमेंट अगर पूछ रहा है तो असेसमेंट के बारे में ही लिखना है। मान लो उसने बोल दिया कि साहब प्लानिंग के बारे में लिखो, तो प्लानिंग के बारे में ही लिखना है। और अगर वो पूरा दे रहा है तो आपको स्मॉल सबके बारे में, आपको पांचों की पांचों प्रोसेस के बारे में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है बेटा कि आपको एक तो इसका क्या देना है, करंट फॉर्मेट के बारे में आपको ये बता देना है। इसके बारे में आप क्या करोगे, इसके अंदर जो भी आपके नर्सिंग प्रोसेस है, जीन ऑरलैंडो ने क्या दी थी, प्रोसेस दी थी, जो भी आपके इसके बारे में डेफिनेशन लिख सकते हो, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, इसके बारे में आप नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, स्टेप्स के बारे में आप बता सकते हो। इसके बाद में बेटा असेसमेंट के अंदर अपन लिख सकते हैं कि असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट के बारे में अपन क्या कर सकते हैं बेटा, बता सकते हैं। और असेसमेंट के बारे में अपन बता सकते हैं कि जैसे कि एक सिस्टमेटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ठीक है। असेसमेंट की अपन ने दी कि इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, बिना असेसमेंट का आप क्या नहीं कर सकते, आप केयर प्रोवाइड नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर अपन मैं बात करूं इसके बारे में, तो आपका क्या है टाइप के अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कितने टाइप का होते हैं,
टाइप है बेटा कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कुल मिला के। इसके बाद में आपका क्या करना हो, इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जब भी ड्यूरिंग एडमिशन के टाइम पे आपको क्या करना है, ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, जैसे कि टोटल हिस्ट्री होगी। फॉर एग्जांपल देखो पेशेंट की पर्सनल फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसके बाद में दूसरा टाइप आता है बेटा आपका ऑनगोइंग, ठीक है। ऑनगोइंग के अंदर होता है कि टाइम लैप्स, इसको दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं बेटा, टाइम लैप्स प्रोसीजर भी इसको आप कह सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि 2-3 दिन आपको क्या कर ली, पेशेंट आपका एडमिट था और 2-3 दिन बाद में आपने क्या कर ली, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली। 2-3 दिन बाद में असेसमेंट किया, ठीक है। इसके बाद में फोकस कि किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसके बारे में, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है तो वो हो सकती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल यूज लिया जाता है ओल्ड एज के अंदर कि कोई भी पेशेंट कंफ्यूज है, मेंटली इल है तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। इसके बाद में आपका ये टाइप्स अपन ने पढ़े। टाइप्स पढ़ने के बाद में अपने को स्टेप्स होनी चाहिए कि असेसमेंट कैसे किया जाए। मान लो ये 16 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और असेसमेंट के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो अपन को जो भी असेसमेंट में पढ़ रहे हैं वो सब आपको राइट डाउन करना है। अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में है तो बेटा आपने टाइप्स लिख दी, टाइप लिखने के बाद में स्टेप्स आप लिख दो। स्टेप्स के बाद में आप जैसे कलेक्टिंग डाटा है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा है, वैलिडेटिंग डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ तो आपको क्या लिखना है बेटा, कलेक्टिंग डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं तो वो ही लिखना है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होता है वो ही लिखना है। इसके बाद में वैलिडेटिंग और डाटा क्या होता है वो ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकर जो ये आप कर सकते हो। इसके बाद असेसमेंट कर सकते हो, मटेरियल के बाद में कंट्रीब्यूशन आप प्रोवाइड करवा सकते हो। तो दो टाइप से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो भी पेशेंट आपको बता रहा है, ठीक है, जैसे भी जो भी डिस्क्राइब कर रहा है उसके बारे में आप क्या कर सकते हो बेटा, बता सकते हो। जैसे कि इचिंग हो रही है, पेन हो रहा है, फीलिंग ऑफ एटीट्यूड, ये क्या है बेटा, सब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वाइटल साइन, बीपी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद में आपका प्राइमरी सोर्स कौन सा होता है कि कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, पेशेंट से कर सकते हो। सेकेंडरी सोर्स में पेशेंट के रिलेटिव आ सकते हैं, उसके जो भी रिकॉर्ड और रिपोर्ट है वो आ सकते हैं। सपोर्ट पर्सन के अंदर आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, केयर टेकर हो सकता है। क्लाइंट रिकॉर्ड के अंदर लेबोरेटरी हो सकती है, डाइटिशियन हो सकता है, थेरेपेटिक हो सकता है। हेल्थ केयर के अंदर आपका डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट आप कर सकते हो। तो ये आप लिख सकते हो वैसे। इसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्ट के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसके अलावा आपका ऑब्जर्वेशन के बाद में इंटरव्यू मेथड हो सकता है, एग्जामिनेशन हो सकता है। तो इंटरव्यू मेथड के अंदर अपन स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा कि जो भी है आपका, जो भी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अपन ने जो पहले से आपका डिसाइडेड होता है जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे कि अपन ने पेशेंट की पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री अपन ने पूछ ली। लेकिन अनस्ट्रक्चर के अंदर जो भी अगर आपका क्या होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो अपन ने पूछ लिया कि लोकेशन ऑफ पेन कहाँ हो रहा है, तो ये अनस्ट्रक्चरल है, पहले से स्ट्रक्चरल नहीं थी, इसका पहले से फाइंड आउट, इसका आंसर इसको पहले से पता नहीं था। लेकिन स्ट्रक्चरल के अंदर क्या होता है बेटा, पहले से पता होता है, अनस्ट्रक्चरल में पहले से पता नहीं होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट इंटरव्यू भी कह सकते हैं और इसको नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू भी कह सकते हैं और इसको डायरेक्ट इंटरव्यू भी आप कह सकते हो। इसके बाद में आता है बेटा टाइप, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूट्रल क्वेश्चन हो सकते हैं, लैंडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। इन सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में आपको क्या होना चाहिए, प्लानिंग इंटरव्यू। तो प्लानिंग इंटरव्यू आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है कि जो भी फैक्टर है वो आपको इन्वॉल्व ना हो, टाइम पहले से इनके बारे में, सीटिंग आपके पास में सही होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस अरेंजमेंट आपके पास में सही होना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में आप लिख सकते हो कि स्टेज ऑफ द इंटरव्यू, कौन कौन सी स्टेज होती है, ओपन, बॉडी, क्लोजिंग। तो ओपन का जब भी ओरिएंट करवाते हैं पेशेंट का सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में बॉडी, आप क्या करते हो कम्युनिकेशन के लिए, आप एक बॉडी फील करवाते हो, थिंक करवाते हो, उसको सोचवाते हो कि तू सोच कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्लोजिंग, अगर पेशेंट थक गया है तो अगर फटीक है तो वहां पे आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। इंस्पेक्शन, आपको एग्जामिनेशन में जो फिजिकल एग्जामिनेशन आप करते हो, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्शन, अस्कल्टेशन, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने डाला है, उसके अंदर अपन ये सब डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका ये लिख सकते हो। इसके बाद में आता है कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा, इसके 3 पॉइंट लिखा है, कलेक्ट कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, ये आप लिख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप लिख सकते हो वेलनेस मॉडल। वेलनेस मॉडल के अंदर आप पूरी उसकी हिस्ट्री, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, फिजिकल न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल कैसे जी रहा है, वो सब चीजों के बारे में आप लिख सकते हो। बॉडी सिस्टम मॉडल,
तो बॉडी सिस्टम मॉडल के अंदर आप लिख सकते हो कि उसके जितने भी बॉडी के सिस्टम है, जैसे जीआई सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, सेंस ऑर्गन्स हो गए, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, तो ये सब आप इसके अंदर लिख सकते हो। इसके बाद में आता है कि जो मास्लो हायरार्की नीड है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, तो मास्लो हायरार्की नीड के अंदर की साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, ये कौन सी होती है, फिजियोलॉजिकल जरूरत होती है। सेफ्टी, सेफ्टी के अंदर सिक्योरिटी कि अपन को सिक्योर फील करे, सेफ्टी फील करे। इसके अलावा लव एंड बिलोंगिंगनेस, जो फ्रेंड्स है, सेक्सुअल इंटीमेशन होना चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके अलावा एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, खुद के बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अचीवमेंट, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, अदर्स के अंदर रेस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद के बारे में कैसा फील करता है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा वैलिडेशन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा के अंदर क्या कर सकते हो कि डबल चेक कर सकते हो, जो भी कंफर्म कर सकते हो जो भी प्रीवियस डाटा थे उनसे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, फैक्चुअल ले सकते हो। इसके इंफॉर्मेशन असेसमेंट के बारे में आप लिख सकते हो। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको सारा जो भी आपने काम किया है उसको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में आपका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस सेकंड फेज होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए अगर आपका असेसमेंट में पूछा जाए, आपको डायरेक्ट पूछे नर्सिंग एज ए स्टेप्स क्या है, तो आपको स्टेप्स के बारे में लिखना है और आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो इनके बारे में, किसके बारे में, आपने असेसमेंट के बारे में आपने लिख दिया है। असेसमेंट के बारे में लिखने के बाद में आपको क्या करना है बेटा, असेसमेंट के बारे में आप लिख सकते हो। असेसमेंट के बारे में आपने लिख दिया, असेसमेंट के बारे में आपने लिखने के बाद में वो सब चीजें इन्वॉल्व। अब आपको डायग्नोसिस के बारे में अगर पूछ ले तो डायग्नोसिस के बारे में ये सब चीजें आपको लिखना है कि डायग्नोसिस क्या होता है। तो डायग्नोसिस सेकंड फेज होती है। इसके बाद में कब आइडेंटिफिकेशन हुआ, 1913 के अंदर ये क्या हुआ, फाइंड आउट हुआ। इसके अलावा आप लिख सकते हो बेटा इसके अंदर लिख सकते हो कि कंट्रीब्यूशन कैसे किया। नंदा क्या है, नंदा है बेटा नॉर्थ अमेरिकन आपका डायग्नोसिस के बारे में लिख सकते हो, 2000 में कैसे आया इनके बारे में बता सकते हो। डेफिनेशन आप इसके अंदर दे सकते हो, नंदा की डेफिनेशन आप इसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हो। आपका जो भी क्लिनिकल जजमेंट है उसके बारे में आप प्रोवाइड करवा सकते हो। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि जो भी क्लाइंट का इंप्लीमेंट है, फैमिली इटियोलॉजी, जो भी डायग्नोसिस बनता है वो किस हिसाब से बनता है उसके बारे में आप कर सकते हो, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, इसके बाद में जो भी डायग्नोसिस बनता है बेटा 3 चीज से बनता है। इसके अलावा आपका क्या होता है, प्रॉब्लम्स, इटियोलॉजी हो गई आपकी, इटियोलॉजी के बाद में जो साइन सिम्टम्स है वो हो गया, ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद में टाइप ऑफ डायग्नोसिस, टाइप ऑफ डायग्नोसिस अक्यूट डायग्नोसिस हो सकता है, या अक्यूट कैसे, जो भी अक्यूट प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड हो सकता है। आपका हाई रिस्क हो सकता है, रिस्क जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि इन्फेक्शन की रिस्क है, इसके रिस्क है। इसके अलावा पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस के आइसोलेशन करना है, आइसोलेशन के बाद में हेल्थ का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा एक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, इसके बाद में आपको करना होता है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है बेटा, इन सब चीजों के बारे में आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है, डिफरेंस के बारे में देख, और इसके बाद में कंपैरिजन करना है कि मेडिकल डायग्नोसिस क्या होते हैं और आपके क्या होने चाहिए कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं, इनके बारे में आपका बताना है। इसके बारे में कंपैरिजन करना है बेटा नर्सिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर। अब आपको देखना है कि मेडिकल डायग्नोसिस सिर्फ डॉक्टर बना सकता है, आप नहीं बना सकते। आप लिख सकते हो कि इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न कैसे हो सकता है, तो उसका डायग्नोसिस कौन बनाएगा, आपका डॉक्टर बनाएगा कि निमोनिया हो सकता है साहब। इसके अलावा जैसे कि आप लिख सकते हो डिस्टर्ब बॉडी इमेज, तो आप क्या हो सकता है, एम्पुटेशन आप इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो डायबिटिक मेलाइटिस है, आपका डॉक्टर बनाएगा। तो ये मेडिकल और ये आपके नर्सिंग डायग्नोसिस दोनों डिफरेंट होते हैं। डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोसिस वाला डायरेक्ट डिजीज का नाम लिखता है, लेकिन आप उसके क्या लिखते हो बेटा, साइन सिम्टम्स लिखते हो। नेक्स्ट आता है इसके बाद में की प्लानिंग। तो ये अगर आपको डायग्नोसिस में पूछा जाए तो डायग्नोसिस में आपको इतना एरिया आपको कवर करना है बेटा। डायग्नोसिस के आपको डेफिनेशन देनी है। इसके अलावा आपको क्या लिखना है कि कैसे कैसे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा आपका क्या लिख सकते हो कि कौन कौन से टाइप के डायग्नोसिस होते हैं, डायग्नोसिस प्रोसेस क्या होती है। इसके अलावा आप मेडिकल इनके अंदर कंपेरिजन कर सकते हो। इसके बाद में अपन देखते हैं बेटा कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग क्या होती है बेटा, एक राइट एक एक्शन प्लान होता है जो आप प्रायोरिटी वाइज आपका करते हो, फॉलो करते हो। जो आपने प्लान किया है, जो आपकी पेशेंट की केयर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका आप क्या करते हो बेटा, प्लान करते हो। असेसमेंट ऑफ द डाटा एंड डायग्नोस्टिक ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्शन फॉर्मुलेशन एंड गोल डिजाइनिंग नर्सिंग इंटरवेंशन है रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम, कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको रिड्यूस करने के लिए जो प्लान तैयार किया गया है उसको कहते हैं बेटा प्लानिंग। 3 टाइप की प्लानिंग होती है, इनिशियल, ऑनगोइंग और डिस्चार्ज। इनिशियल मतलब जब पेशेंट आया था आपके पास,
एडमिशन के टाइम पे तब आपने क्या प्लान किया। ऑनगोइंग, जब पेशेंट आपके पास एडमिट है, एडमिट होने के बाद में आपने जो प्लान कर रहे हो उसकी केयर से रिलेटेड, वो डिस्चार्ज, पेशेंट ठीक हो गया, ट्रीट हो गया, घर भेजने की तैयारी को, वो डिस्चार्ज प्लानिंग होगी। इसके बाद में आप इसके अंदर लिख सकते हो डेवलपिंग नर्सिंग केयर प्लान, कि कैसे केयर प्लान आप डेवलप कर सकते हो। इनफॉर्मल, फॉर्मल, इंडिविजुअल, स्टैंडर्डाइजेशन। इनफॉर्मल जो होता है बेटा कि आपका जो भी पेशेंट है उसको देख के आपने क्या किया, फील किया, और उसके बाद में आपने क्या कर लिया, केयर प्लान बनाया। फॉर्मल आपका नर्सिंग केयर प्लान होता है जो कंप्यूटराइज केयर प्लान होता है। इंडिविजुअल आपने किसी एक पेशेंट का इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया। स्टैंडर्डाइज आपके कंप्यूटर इंटीमेशन से आपने क्या किया है। इसके अलावा ये डेवलप होते हैं। इसके बाद में फॉर्मेट, कौन कौन से फॉर्मेट में नर्सिंग केयर प्लान बनता है। स्टूडेंट केयर प्लान, आपने खूब ड्यूटी वगैरह आपकी बार नहीं लगी होगी आपकी, लेकिन जब भी आपकी लगेगी तो आपको एक डायरी बनवाई जाती है, स्टूडेंट केयर प्लान, जो आप एनसीपी बनाते हो वो है। इसके अलावा आपका कंप्यूटराइजेशन, जो भी केयर प्लान बनता है कंप्यूटर में बनता है, जो आपके मेडिकल स्टाफ आपके बनाते हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन प्लान, की एक से ज्यादा आपको एक्शन काम में लेनी है तो आपने क्या किया। इसके बाद में आपको जो प्लानिंग प्रोसेस है, सिटिंग प्रायोरिटी, कि कैसे सिटिंग प्रायोरिटी कैसे सेट किया जाए, कैसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाए। इसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट करना है गोल एंड जो भी डिजायर आउटकम है उनके बारे में सिलेक्ट करना है, जो भी नर्सिंग के इंटरवेंशन है कि कौन कौन से नर्सिंग के इंटरवेंशन काम में यहाँ पे लिखना होता है। इंडिविजुअल नर्सिंग इंटरवेंशन, एक एक जो भी आपने प्लान बनाया उसका एक एक का इंटरवेंशन आपको लिखना होता है। जैसे कि पेन हो रहा है तो पेन के लिए आपने इंटरवेंशन बनाया कि पेन को क्या करवाना है, डाइवर्सनल थेरेपी दो, एनाल्जेसिक दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इंटरवेंशन हो गया। इसके बाद में आता है बेटा आपका इंप्लीमेंटेशन, कि जो प्लानिंग आपने की थी वो आपने कंप्लीट कर दी है, वो अप्लाई कर दी है। तो आपके अंदर क्या होता है, राइटिंग एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेड और कन्वर्टेड इन वर्किंग फेज, कि आपने पहले तो प्लान किया था इंटरवेंशन या इंप्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन या प्लानिंग में तो आपने क्या किया था कि वो एक्शन प्लान तैयार किया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में क्या कर दिया है, वो एक्शन प्लान आपने काम में ले लिया है। तो कोग्निटिव स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, थिंकिंग आपके प्रोसेस में होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, जो आईपीआर अपन ने पढ़ा है, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। ये आपको लिखना है, इन चीजों के बारे में आपको फुली एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देना है कि कोग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस, कोग्निटिव से रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए, थेरापेटिक से जो भी आपका इंटरपर्सनल आपका आईपीआर के बारे में लिख सकते हो, टेक्निकल स्किल्स आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में। इसके बाद में प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन, प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन के अंदर रीजनिंग द क्लाइंट, रिजाइनिंग द क्लाइंट, डिटरमाइन द नर्सिंग नीड्स, जो भी आपके असिस्ट है, इंप्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, सर्विसेज डेलीगेटेड नर्सिंग केयर, डॉक्यूमेंटिंग, ये सब आपको क्या करना है बेटा, लिखना है। इसके बाद में इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपको क्या होना चाहिए, आउटकम, जो आपने नर्सिंग प्रोसेस तैयार की थी उसका आउटकम आपके पास में होना चाहिए, कि चेक आपको क्या करना है बेटा, पॉजिटिव आपको इफेक्ट आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में डिजायर्ड गोल, जो अचीव आपको जो गोल सेट किया था, जो टारगेट सेट किया था, वो आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एजुकेशन, इवैल्यूएशन, कंटिन्यूएशन प्रोसेस भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद में कलेक्ट करना है डाटा, ठीक है। प्रोसेस क्या क्या होनी चाहिए कि जितने भी डाटा थे उसको कलेक्ट करो, कंपेयर करो विदाउट कम्स, जो पहले वाले थे उनके बारे में, रिलेटिंग करो कि जो एक्टिविटी है उसका आउटकम कितना आ रहा है। इसके बाद में ड्रॉ करो जो भी प्लान है, कंक्लूजन, उसका प्रॉब्लम स्टेटस है वो। इसके बाद में कंटिन्यूटी मॉडिफाई करो, जो भी ट्रीटमेंट नर्सिंग केयर प्लान है उसको। तो ये था अपना क्वेश्चन की नर्सिंग प्रोसेस को कैसे आपको क्या करना है, लिखना है। अगर मान लो बेटा ये अगर दोनों आपका 8 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है, देखो 16 नंबर में आए तो ऐसा आपको लिखना है, अगर वो पूरा आपसे पूछता है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है कि मान लो जैसे मैंने आपको बताया था, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या ऐड करना है कि ये आप क्या आ रहा है, तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो बेटा, सबसे पहले आप लिखो नर्सिंग क्यों किसने दी थी, डेफिनेशन लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में ये प्लान आप बनाओ। इसके बाद में आप असेसमेंट के बारे में लिखो, टाइप्स इसके लिख सकते हो। इसके बाद में टाइप लिखने के बाद में आपने स्टेप्स ली थी, कलेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, वैलिडिटी, इनके बारे में लिखो कंप्लीट, ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको, अगर आप लिखते हो तो अच्छा है। सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, इसके अंदर लिख सकते हो प्राइमरी सोर्स, नाम लिखो, इसके बाद में छोड़ो, स्किप करो। अगर ये 16 नंबर में आ रहा है तो ये सब चीजें आपको ऐड करनी होती है। डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है ये छोड़ो, इंटरव्यू ये लिख दिया अपन ने। इसके बाद में आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या हो सकती है, तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा में आप वेलनेस मॉडल लिखो, वेलनेस मॉडल के बारे में आप मास्लो हायरार्की नीड बना दो, ठीक है, आपके पास टाइम है तो। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेटिंग, इनके बारे में लिख सकते हो। डायग्नोसिस के बारे में ये लिखा, डायग्नोसिस के बारे में लिख के आपने डायग्नोसिस की डेफिनेशन और ये 3 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, छोड़ो साहब, इतना ही लिखना है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि ये भी मत लिखो। अगर ये 16 नंबर में डायग्नोसिस के बारे में पूछता है तो वो लिख सकते हो। प्लानिंग के डेफिनेशन लिखो और इनिशियली ये 3 टाइप आप इसके अंदर लिख सकते हो। इसके बाद में आप लिख सकते हो अगर इंप्लीमेंटेशन के बारे में ये लिखो और ये चीज आप लिख सकते हो नाम इवैल्यूएशन, तो ये आप लिख सकते हो ऐसा।
अब क्वेश्चन अपने एक क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द वाइटल साइन एंड एक्सप्लेन एनीवन। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार ये क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकता है, कि ये ज्यादा जरूरी है बेटा। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं और इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज है। तो बेटा एक बार इसके बारे में अपन नॉलेज ले ही लेते हैं कि क्या है। हाँ जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दी वाइटल साइन एंड एक्सप्लेन एनी वन। आपको क्या करना है बेटा, एनी वन यहां पे दिख रखा है, एनी वन आपको लिखना है कि क्या अंडरस्टैंड, क्या मतलब समझते हो वाइटल साइन का वो, और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है कि एनी वन। ठीक है, या तो ऐसे आ सकता है, ठीक है, या आपका आ सकता है डिफाइन वाइटल साइन, डिफाइन वाइटल साइन, एक्सप्लेन रेस्पायरेशन, या तो वो रेस्पायरेशन दे देगा, लिख दिया, या आपको यहां पे दे दिया कि बीपी, या आपको दे दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। ठीक है, या आपको दे दिया पल्स क्या होती है, ऐसे आ सकता है। या आपको मान लो 4 नंबर के अंदर आ रहा है, तो 4 नंबर के अंदर आ रहा है तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। या आपको मान लो ऐसे दे दिया 4 नंबर में आपको रेस्पायरेशन पूछ रहा है, या आपको कोई भी पल्स दे दिया तो पल्स के बारे में क्या लिखना है, बीपी के बारे में क्या लिखना है, तो वो सब चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा 16 नंबर का भी आ सकता है, ये भी 16 नंबर का आ सकता है, लेकिन आपको 2 पार्ट में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मान लो छोटे रूप में आ गया तो आप क्या करोगे, उस हिसाब से आपको देखते हुए चलना है। इसके बाद में अपन देखते हैं हाँ जी, अब वाइटल साइन के बारे में पूछा है, तो वाइटल साइन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, आप लिख सकते हो इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर की क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप क्या समझते हो, तो क्या समझते हो वाइटल साइन को, तो वो चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक प्रकार का क्या है, कार्डिनल साइन है। ठीक है बेटा, कार्डिनल साइन है, कार्डिनल साइन के बाद में आप लिख सकते हो इसके अंदर दूसरा नाम क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा, वाइटल साइन की जगह आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है, इसको कट करके आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि कार्डिनल साइन क्या होता है, तो कार्डिनल साइन का ही नाम क्या होता है बेटा, वाइटल साइन होता है। इसके बाद में वाइटल साइन डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद में बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता सकते हैं कि ये क्या करते हैं, कि वाइटल साइन एक प्रकार के बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं आपके असेसमेंट के लिए। ठीक है, कि जो भी फिजियोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसके क्लाइंट की, उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा वाइटल साइन मेनली तो 4 होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, टीपीआर, बीपी। आपने अब तक पढ़ा होगा T4 टेलीफोन, अब आज से बोलना है T4 टेम्परेचर। P4 आपने पढ़ा होगा कि P4 क्या होता है, पायल होती है, पंकज होता है, नहीं बेटा आज से आपको बोलना है P4 प्लस होती है। R4 आपने सुना होगा राहुल होता है, राजा होता है, रानी होती है, नहीं बेटा R4 रेस्पिरेशन होता है, याद रखना। B4 आपका कुछ भी हो सकता है, बाबू होता है, सोना मोना हो सकता है, नहीं बेटा B4 ब्लड प्रेशर होता है, ये याद रखना। ठीक है, तो बेटा 4 तो आपको लिखने। ठीक है, ये आप जनरल इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, सिर्फ इनके बारे में आपको लिखना नहीं। पेन अगर सिंगल क्वेश्चन आता है तब आप पेन के बारे में लिख सकते हो। तो रूटीन के अंदर तो 5वां वाइटल साइन पेन होता है, और आपका पिपुलरी रेस्पॉन्स आपका 5th वाइटल साइन इन केस ऑफ द इमरजेंसी के अंदर होता है। सीक्वेंस कैसी होती है, एडल्ट के अंदर तो टीपीआर बीपी होती है, और चाइल्ड के अंदर होती है रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर और बीपी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में आप फर्स्ट लिखो कि बेटा टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, पर्पज क्या क्या होते हैं, तो पर्पज ये हो सकते हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनल जो भी ऑर्गन है उसके लिए, इंफॉर्मेशन जो भी वाइटल ऑर्गन है, लंग्स, आपके लंग्स है, आपका जो हार्ट है, ठीक है, आपका जो ब्रेन है, उनके बारे में ये क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन की डिजीज कंडीशन क्या हो रही है। अब आपको क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले आता है टेम्परेचर, कि मान लो टेम्परेचर के बारे में उसने पूछ लिया, तो टेम्परेचर के बारे में क्या लिखोगे कि एक डिग्री ऑफ हीट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे, तो डिग्री ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड हाँ जी, आपको क्या लिखना है, हीट आर द मेंटेन ओवर बॉडी, ये टेम्परेचर कहलाता है। इसके अलावा आपका क्या लिख सकते हो कि बैलेंस होता है बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब आपका हीट का प्रोडक्शन, और हीट का ब्रेकडाउन क्या कहलाता है, थर्मोलाइसिस। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, द बॉडी टेम्परेचर इज द डिफाइंड एज द हीट प्रोड्यूसिंग एंड हीट ब्रेकडाउन प्रोसीजर आर द नोन एज टेम्परेचर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आप मॉर्निंग के अंदर देखते हो।
ठीक है, सॉरी मिनिमम और मैक्सिमम आप इवनिंग में, क्यों, क्योंकि आपके बीपीआर आपके क्या बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके दो टाइप के होते हैं, कोर टेम्परेचर जो आपका लिया जाता है जो भी आपके डीप टिश्यूज हैं, जैसे कि आपका पेल्विक कैविटी हो गई, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी हो गई, वहां से लिया जाता है। सरफेस टेम्परेचर स्किन से लिया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि फिजियोलॉजी, हीट प्रोडक्शन कहां से होती है, हीट लॉस कहां से होती है, तो मेटाबॉलिज्म, जितना खाना खाते हैं उतनी हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बारे में आप मस्कुलर, जितनी एक्टिविटी करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। थायरोक्सिन की एक्टिविटी बढ़ने से एपिनेफ्रिन, फीवर, इनका सबका वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको इनका सबका वीडियो मिल सकता है। आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवोपोरेशन, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। थ्रो लंग्स से कैसे होता है, थ्रो किडनी से कैसे होता है, ये सब चीजें आप लिखना होती है। इसके बाद रेगुलेट टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस है। इसके बाद में बेटा देखो यहाँ पे है इवोपरेशन, इवोपरेशन मतलब उड़ना, भाप से उड़ना, ठीक है। रेडिएशन, जो आपके रेडिएशन से मिलती है, जो रेडिएशन है आपका टेम्परेचर। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कुछ भी आपने जो भी आपकी जो भी डेफिकेशन कर रहे हो, यूरिन कर रहे हो, टॉयलेट कर रहे हो, तो उससे आपका क्या हो सकता है, उड़ता है जो। इसके अलावा जो भी सरफेस पे अगर बैठते हो तो वो कहलाता है कंडक्शन। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा, 60% सबसे ज्यादा हीट वेव की होती है जो रेडिएशन से होती है, इवोपरेट 22% होता है, कंडक्शन होता है 3% और एयर क्वेश्चन, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिजियोलॉजी अगर आपसे पूछता है तो जब अगर पेशेंट का क्या होता है, फोल्ड डाउन होता है तो क्या होता है, और अप डाउन होता है तो क्या होता है, तो जो भी स्किन है वो इंपल्सेस भेजेगी आपका हाइपोथैलेमस से, तो जो हीट प्रोसिलाइन सेंटर है वो स्टिमुलेट करेंगे, और हीट जो लॉजिंग सेंटर होते हैं वो लूज रहेंगे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा, फॉल्स डाउन हो रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के साथ में क्या हुआ बेटा, आपकी सिवरिंग, सिवरिंग के बाद में रिप्लेस हुआ एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हुई, ठीक है। इसके बाद में क्या कर दिया, फ्लो बढ़ा दिया। वार्म ब्लड अगर जाएगा तो वो अपने आप ही क्या कर देगा, बॉडी टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कि बॉडी टेम्परेचर कैसे राइजेज होता है। राइजेज होने के लिए आपको क्या करना होता है कि स्किन जो सेंड करेगी इंपल्सेज, आपकी जो भी नर्वस सिस्टम है वहां पे हीट लूजिंग सेंटर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। स्वेट ग्लैंड के बाद में स्वेटिंग होकर आपका इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होकर लूज होगा, हीट क्या होगी, लूज होगी, लॉस होगी। इसके बाद में आपका टेम्परेचर बॉडी का डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा कि कौन कौन से फैक्टर है, तो फैक्टर हो सकते हैं एज, रिदमिक आपका सर्कैडियन रिदम, मॉर्निंग में ज्यादा होता है, इवनिंग में मॉर्निंग में कम होता है, इवनिंग में ज्यादा होता है। एक्सरसाइज से कैसे बढ़ता है, स्ट्रेस से कैसे बढ़ता है, एनवायरनमेंट से कैसे बढ़ सकता है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में टाइप ऑफ थर्मामीटर, टाइप ऑफ थर्मामीटर दो टाइप के आते हैं, ग्लास थर्मामीटर, ओरल थर्मामीटर, ठीक है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 90 से 1010 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप सेल्सियस में भी लिख सकते हो, ये मैंने लिख रखा है। दो पार्ट होते हैं ग्लास थर्मामीटर के, एक बल्ब होता है, दूसरा होता है मर्क्यूरी, ठीक है। जो बल्ब पार्ट होता है वो एनर्जी मर्क्यूरी होती है, उसके अंदर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिल्वर कलर का होता है, मर्क्यूरी एक्सपांड इन स्टेम के अंदर भरी रहती है। इसके बाद में आपका केयर ऑफ द थर्मामीटर, कि कैसे उसको क्या करें, डिसइंफेक्टेंट कैसे करें, सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, कितने टाइम तक, जो सेवलॉन का सॉल्यूशन है 1 से 20 के अनुपात में ये 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो ये से आप लिख सकते हो। डिजिटल थर्मामीटर क्या हो सकता है, ऐसे आप सब चीजें ये लिख सकते हो। ये बेटा थर्मल गन है, ठीक है, जो फोरहेड टेम्परेचर लिया जाता है। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बच्चों से लिया जाता है। ये इमेज आपको शो कर रही है, ये आपका इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर है। ये आपका कौन सा थर्मामीटर, ग्लास थर्मामीटर है, आप देख रहे होंगे। ग्लास थर्मामीटर रेक्टल का भी आता है, लेकिन ये कौन सा है बेटा, ओरल का, क्योंकि इसका बल्ब क्या है बेटा, बड़ा है। इसके बाद में अगर छोटा बल्ब होता है तो वो कौन सा कहलाता है, आपका छोटा बल्ब है तो वो रेक्टल थर्मामीटर। ये डिस्पोजेबल थर्मामीटर, आपको वो सब चीजें भी यहाँ पे बताई जाएगी जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपका बाद में आता है कि साइट्स कौन कौन सी होती है, माउथ से हो सकती है, आपके एक्जिला से हो सकती है, आपकी कौन सी रेक्टल से हो सकती है, ये सब आप पढ़ना है और आपको लिखना है। इसके बाद में अल्ट्रेशन अगर पूछता है तो माइल्ड फीवर, राइगर फीवर आपको मलेरिया में देखने को मिलती है। 3 स्टेज होती है, कोल्ड, स्वेटिंग, ठीक है, और इसके बाद में आपका सिवरिंग, ये स्टेज आती है। माइल्ड फीवर कितनी होती है, मॉडरेट फीवर, हाइपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, ये आपको लिखना होता है, ठीक है। टेम्परेचर कितना बढ़ता है माइल्ड फीवर में, ये सब आपको यहाँ पे डिफाइन आपको करना है। इसके बाद में पल्स अगर आपसे पूछते हैं तो पल्स क्या होती है बेटा, रिदमिक एक्सपांसन होता है। रिदमिक एक्सपांसन रिकॉर्डिंग आपके आर्टरी के अंदर जो लगने वाला प्रेशर है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स का, तो वही क्या कहलाती है बेटा, पल्स कहलाती है। एक्सपांडिंग का मतलब राइजेज, रिकॉलिंग का मतलब दोबारा गिरना, एक्सपांड आपके ब्लड का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके अंदर। नॉर्मल पल्स होती है 100 से 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है। रेगुलेटरी सेंटर होता है आपका, ऐसे नोट्स होता है आपका। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, रेट रिदम और आपका वॉल्यूम होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है और इन चीजों के बारे में आपको
पेपर में लिखना है। साइट सिलेक्शन क्या होती है, ठीक है, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। इसके बाद में आप पल्स का अगर ऐसा डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, 4 नंबर के शॉर्ट नोट्स में भी पल्स कई बार पूछी गई है और बहुत बार ज्यादा पूछी जा सकती है। तो ऐसा कुछ एक डायग्राम वैसा नहीं करा मैं ऐसे आदमी बनाऊं, पर अगर ऐसा आदमी बनाते हो तो उसके साथ में अगर आप ऐसे फाइंड आउट करके लिख सकते हो तो इसकी साइट आपको लिखनी है। जैसे कि एपाइकल पल्स, इसमें आपको सीन हो रही होगी, एपाइकल पल्स नहीं है इसके अंदर, तो एपाइकल पल्स आपकी पाई जाती है। एपाइकल पल्स के अंदर आपका ये आपके टेम्पोरल पल्स कहाँ पाई जाती है, फेशियल पल्स कहाँ पे पाई जाती है, फिमोरल पल्स कहाँ पे पाई जाती है, पोप्लिटियल, इनकी सबकी साइड्स पे आपको लिखनी है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है कि क्वालिटी ऑफ पल्स, कि आपको 0 पे कौन सी डेथ पर्सन की पल्स फील होती है, ये अगर आप लिख के आते हो तो आपका अट्रैक्टिव लगता है, अलग से आपको अच्छे नंबर देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल वर्डों में लिखा हुआ है कि पल्स 1 किस में दिखाता है, पल्स 2 वीक पल्स कहलाती है, 3 पे नॉर्मल पल्स होती है, 4 पे आपको हाइपोवोलेमिया होना चाहिए, अल्ट्रेशन टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मतलब जो पल्स रेट अगर 100 से ऊपर बढ़ी तो टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया 60 से कम हुई तो पल्स डेफिशिएट। जो एपाइकल्स और आपकी रेडियल पल्स का जो डिफरेंस होता है वो पल्स डेफिशिएट कहलाता है। पल्स प्रेशर क्या कहलाता है, जो रेडियल और आपका जो एपाइकल पल्स का जो प्रेशर होता है वही आपका क्या कहलाता है, पल्स प्रेशर कहलाता है। इसके बाद में आप ये देख सकते हो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये लिख के आ सकते हो। इसके बाद में आता है बेटा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के अंदर आपको लिखना होता है बेटा कि कैसे एक्ट ऑफ ब्रीथिंग है, रेस्पायरेशन प्रोसेस ऑफ द टेकिंग ऑक्सीजन और द गिविंग आउटपुट ऑफ द कार्बन डाई, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, आपका रेस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में इनहेल होना आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर। इसके बाद में नॉर्मल 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट है। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आपको याद करना पड़ेगा। टाइप कोस्टल होता है, जब भी आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड और आपका आउटवर्ड मूवमेंट, जो आपका कौन सी इंटरकोस्टल मसल, जो चेस्ट मसल आपका लेती है तो वो कोस्टल कहलाता है। डायफ्रामेटिक, जो आपके एब्डोमिनल का मूवमेंट होता है वो कौन सा कहलाता है बेटा, डायफ्रामेटिक कहलाता है। मैकेनिज्म के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो मैकेनिज्म होती है कि गैस आपका एक्सचेंज होगी, रेस्पायरेशन आप ब्रीथिंग लेते हो, गैस एक्सचेंज होती है, डिफ्यूजन ऑफ द एल्वेलाई। इसके अलावा आपका डिपेंड होता है पल्स डिफरेंस आपका टिश्यूज के अंदर और आपका एटमॉस्फेरिक ब्लड के अंदर। रेगुलेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, रेस्पिरेटरी आपका जो सेंटर है मेडुला ऑब्लिगेटा एंड पोन्स है, ये आपका सेंटर होता है। इमरजेंसी के अंदर बेटा पोन्स होता है, और आपका अगर डीप अगर आपका टिश्यूज में लगी है तो आपको मेडुला ये होगा, इमरजेंसी में पोन्स होता है। इसके बाद में आपका कैरेक्टरिस्टिक रेट कितनी है, 1 मिनट में कितनी लेती है, डेप्थ कितनी आपकी डेप्थ हो रही है, रिदम कितनी, रिदम के अंदर कितनी आवृत्ति के साथ में ले रहा है, क्वालिटी कैसी है। अल्ट्रेशन आप लिख सकते हो टेकिपनिया। टेकिपनिया क्या हो सकता है, अगर आपका ब्रीथिंग आपकी इंक्रीज हो गई टेकिपनिया, ब्रेडिपनिया डिक्रीज हो गई, एफोनिया, ऑर्थोपनिया खड़े होते हैं तब सांस फूलती है। इसके बाद में स्ट्रोइडर सांस आपके जो होती है। इसके बाद में बायोलोट रेस्पायरेशन, रायले, ये आप अल्ट्रेशन आप पे लिख सकते हो। इसके बाद में आता है बेटा बीपी के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जो एक्सर्टिंग फोर्स होता है अगेंस्ट दी आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके ऊपर। सिस्टोलिक बीपी क्या होता है, जो सिस्टोलिक बीपी अपर वाला होता है 120 वाला सिस्टोलिक है, और 80 वाला कैसा है, डायस्टोलिक है। एज, सेक्स, एक्सरसाइज, ये सब आपका क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स होते हैं, ये आपके अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में आर्टिकल्स आपको चाहिए, एक तो स्पेग्नोमेनोमीटर होना चाहिए आपके पास में, क्या होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए। इसके बाद में आपका बीपी कप होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, बीपीआर ट्रे होनी चाहिए। प्रोसीजर कैसे करना है, पहले आपको फील करना है आपकी जो ब्रेकियल मसल्स है वहां पे आपको क्या करना है, आपको ब्रेकियल आर्टरी को फील करना है। फील करने के बाद में कप के अंदर आपका एयर नहीं होनी चाहिए, कप के अंदर एयर हुई तो आपका क्या हो सकता है, 0 एरर पे आ सकता है। आपके आई कॉन्टेक्ट पे आपका स्पेग्नोमेनोमीटर होना चाहिए, आपको टाइटली नहीं बांधना है, लूजली नहीं बांधना है। उसके बाद में आप एयर फील कर सकते हो। आपकी जो फर्स्ट साउंड आती है सिस्टोलिक होती है, क्रुस्कोप साउंड उसको आप बोल सकते हो, और आपका अगर जब छोड़ते हो तो आपकी मफलिंग साउंड होती है जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो ऐसा प्रोसीजर नॉर्मल ब्लड प्रेशर में यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द बीपी, कि कौन कौन सी जगह से बीपी नहीं ले सकते, जैसे मास्टेक्टोमी हुई है, ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है, आपका हाथ अगर जल गया है, आपका पैर अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, या पेशेंट के क्या चल रहा है, उस हाथ में कैनुला लगा हुआ है, आर्टरी लाइन लगी हुई, तो नहीं कर सकते। इसके बाद में आपका अल्ट्रेशन कर सकते हो। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एसटीएन मतलब हाइपरटेंशन बीपी बढ़ना, हाइपोटेंशन बीपी कम होना, 80 से कम होना, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जब भी खड़े होते तो बीपी आपकी क्या होती है बेटा, गिर जाती है। इसके बाद में आता है बेटा आपका
तो ये आज अपन 3 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के क्वेश्चन, क्योंकि बेटा टाइम का आपका मैनेजमेंट ये कहता है कि ये क्लास यहीं पे रोक देनी चाहिए, क्योंकि अब आप भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। तो 3 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए बेटा, आगे के क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बेटा सारे देखे, सारे क्वेश्चन पढ़े, और जो जो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आप जरूर एक दिन आप फतेह पाओगे। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि जो आप डर गए थे इतनी देर से कि सर पता नहीं कैसा क्या होगा, इतनी सारी चीजें मैं कैसे याद करूंगा, तो बेटा डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तो फियर का मतलब ही क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है फॉरगेट, ई का मतलब क्या होता है एवरीथिंग, ए का मतलब एंड, और आर का मतलब रन। तो कुल मिला के टोटल सेंटेंस बनता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। आप सब कुछ भूलो और भागो, आगे भागो, तब तो आप क्या कर सकते हो, उस डर से आगे जीत सकते हो। इधर लिखा हुआ है फेस एवरीथिंग एंड राइजेस। आपको क्या करना है, जो भी आपको सिचुएशन है उनको सबको फेस करना है और उनसे आगे बढ़ना है। और इसके लिए आपकी टीम आइकॉनिक आपके साथ में जुड़ी हुई है। आपको आगे बढ़ाने के लिए चॉइस आपकी खुद की है। आपको ये सब चीजें आपको एफर्ट लगाने, पूरे एफर्ट जितने हम लगा रहे हैं उतने ही एफर्ट आपको लगाने हैं। तो बेटा आप जरूर आप फतेह हासिल करोगे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। टीम आइकॉनिक आपके साथ में है। तो ये पेपर आपको सॉल्यूशन 3 क्वेश्चनों का अपन ने किया है। इसके नेक्स्ट आपके थोड़े दिन जब भी आपके नेक्स्ट वीडियो आपके डिमांड के ऊपर और आपके पेपर्स के ऊपर आपका टाइप सेकंड आपका वीडियो मिलेगा इसके अंदर। और अगर कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो, आपको हर चीज का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इन 3 क्वेश्चनों को आप पढ़ें, अच्छे से देखें, एक एक चीज को समझें। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।